हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने एमपी सेट 2024 के पीवाईक्यू क्वेश्चन करना शुरू किए थे इंग्लिश लिटरेचर के, और 90 क्वेश्चन उस वीडियो में पूरे हो गए थे, 51 से लेके 90 क्वेश्चन तक। तो आज हम बचे हुए क्वेश्चन करेंगे 91 से 150 तक। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, विच अमंग द फॉलोइंग रिकमेंडेड दैट हिंदी शुड बी इंडियाज फेडरल लैंग्वेज। तो आपको कमीशन पूरे पढ़ने हैं, एमपी सेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनमें से किस कमीशन ने बोला था कि हिंदी शुड बी इंडियाज फेडरल लैंग्वेज, की हिंदी जो है इंडिया की फेडरल लैंग्वेज होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है राधा कृष्णन कमीशन। ठीक है, राधा कृष्णन कमीशन की अगर डेट पूछें तो ये 1948-49 में आया था। आपको डेट भी याद करनी है क्योंकि एमपी सेट में डायरेक्ट पूछ लेते हैं। तो राधा कृष्णन कमीशन की डेट है 1948 से 49। इसका दूसरा नाम था यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। राधा कृष्णन कमीशन को यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी बोलते थे। तो इसी ने रिकमेंड किया था कि हिंदी को एज द फेडरल मीन्स इस एक तरीके की लिंक लैंग्वेज की तरह यूज़ करेंगे। मतलब बाकी जो रिस्पेक्टिंग जो रीजनल लैंग्वेजेस चल रही थी अलग अलग स्टेट में, उनकी रिस्पेक्ट करते हुए, लेकिन हिंदी को क्या करेंगे, एज अ लिंक लैंग्वेज यूज़ करेंगे। इसके अलावा जो मोडालियर कमीशन है, इसकी डेट है 1952 से 53, 1952 से 53। राधा कृष्णन 48, मोडालियर 52। तो मोडालियर का सिर्फ एक ही काम था, सेकेंडरी एजुकेशन पे फोकस करना था, तो इसलिए इसको सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी बोल सकते हैं। इन सब के दूसरे नाम भी आपसे पूछ सकते हैं, जैसे राधा कृष्णन का यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन और मोडालियर का सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। ठीक है, तो इन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन पे काम किया, कोई लैंग्वेज पॉलिसी नहीं दी थी। फिर कोठारी कमीशन बहुत ज़्यादा फेमस है, इसकी भी आपको डेट याद होनी चाहिए, 1964 से 66। ठीक है, 64 से 66 डेट है आपकी कोठारी कमीशन की। सॉरी, ये पेन ढंग से चल नहीं रहा है, तो आपको मैं बता देती हूँ कि राधा कृष्णन की है 48, मोडालियर की है 1952 और कोठारी कमीशन की है 1964 से 66। अब कोठारी कमीशन में आपको क्या याद करना है कि इसने एम्फसाइज किया था 3 लैंग्वेज फार्मूला पे। 10+2+3 जो आज आपका चल रहा है कि आप पहले 10th क्लास तक करते हैं पढ़ाई, फिर 11th 12th और फिर आपका 3 साल का ग्रेजुएशन होता है। तो ये 10+2+3 किसने दिया था, कोठारी कमीशन ने दिया था। तो आपसे ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेड दैट देयर शुड बी अ 3 लैंग्वेज फार्मूला, और 10+2+3 3 लैंग्वेज फार्मूला मतलब कि आपकी एक इंग्लिश लैंग्वेज होगी, एक आपकी जो मदर टंग है वो होगी, इसके अलावा आप जो भी लैंग्वेज चूज़ करना चाहें वो। तो ये 3 लैंग्वेज फार्मूला था। ठीक है, और एंड नेशनल इंटीग्रेशन की बात भी इन्होंने करी थी, तो हिंदी की बात तो इनने भी नहीं करी थी। और गोखले कमेटी रिपोर्ट की बात करें तो ये प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे 91 क्वेश्चन का आंसर था राधा कृष्णन कमीशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, विच इज़ द आउटकम ऑफ द आर्मी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो इसका मुझे आंसर की तो नहीं मिला, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आई थिंक इसका आंसर ऑडियो विजुअल मेथड्स होना चाहिए। आप इसको रीचेक भी कर सकते हैं। देखो, क्योंकि कम्युनिटिव लैंग्वेज जो है बहुत ज़्यादा बाद में आया 1970s के टाइम पे, और अगर ऑडियो लिंगुअल मेथड की बात करें तो ये वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पे आया था, जब आर्मी को स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया गया था आर्मी के लिए ड्यूरिंग दी वर्ल्ड वॉर सेकंड, है ना। तो ये जो है इसका आंसर हो सकता है। और टोटल फिजिकल रिस्पांस तो फिर अलग ही है, जो कि जेम्स एशर ने, तो ये अलग से पूछ सकते हैं कि टीपीआर मेथड या फिर टोटल फिजिकल रिस्पांस जो है वो जेम्स एशर ने डेवलप किया था 1960s के टाइम पे। तो ये मेथड जो है ये कोऑर्डिनेशन ऑफ लैंग्वेज की, आप जो भी बोलोगे स्टूडेंट से उसका कोऑर्डिनेशन करेंगे स्टूडेंट, और फिजिकल मूवमेंट्स के थ्रू कोई भी काम करेंगे, जो कि आर्मी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, ये स्टूडेंट्स के लिए है। और नेशनल अप्रोच अगर बोलें तो ये पैडागोजिकल मेथड से रिलेटेड नहीं है, और इसका इम्पैक्ट जो था ये लिंग्विस्टिक्स और लैंग्वेज एजुकेशन पे था। तो इसका आंसर ये भी नहीं होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग ऑडियो विजुअल मेथड इसका
करेक्ट आंसर है। तो ये ऑडियो विजुअल या ऑडियो लिंगुअल किसी भी नाम से आ सकता है, या तो आपसे नेक्स्ट एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। ASTP का फुल फॉर्म क्या है? आर्मी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे 1940s में आया था। इसका पर्पस था कि जो सोल्जर्स हैं उनको रैपिड लैंग्वेज ट्रेनिंग देना, ठीक है। और ये ऑडियो विजुअल या फिर ऑडियो लिंगुअल से ही पॉसिबल है। मतलब इसमें इंटेंसिव ड्रिल्स का यूज़ होता है, लिसनिंग स्पीकिंग पे और मिमिक्री पे रिपीटेशन पे ध्यान दिया जाता है ना। तो इसलिए इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु कॉइन्ड द टर्म कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस? अब आपको कॉम्पिटेंस दिख गया तो आप नोआम चॉम्स्की पे मूव कर जाएंगे कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस सुन के, बट इसका आंसर ये नहीं है। इसमें पूछा है हु कॉइन्ड द टर्म कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, और ये कम्युनिकेटिव जो कॉम्पिटेंस है ये ग्रामर पे फोकस करती है और कंटेक्स्ट और लैंग्वेज पे फोकस करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डेल हाइम्स, ठीक है। जबकि नॉम चॉम्स्की जो है वो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस की बात करते हैं। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस में आ जाएगा डेल हाइम्स, और अगर लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस आएगा जो कि हम लिंग्विस्टिक्स के अंदर पढ़ते हैं तो नॉम चॉम्स्की, जिसका फोकस रहता है सिर्फ और सिर्फ ग्रामर पे। जबकि डेल हाइम्स जो है ये इसका फोकस कहाँ है? सोशल अप्रोच पे भी है, ग्रामर पे तो है ही और सोशल अप्रोच पे भी है, कंटेक्स्ट पे भी है, ठीक है। इसके अलावा मिकाइल हैलिडे जो है ये सिस्टमैटिक फंक्शनल लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड है। तो इसका रिलेशन है फंक्शनल लिंग्विस्टिक्स से, जिसको हम लैंग्वेज को एज सोशल सिमियोटिक मानते हैं। और हेनरी विडोसन की बात करें तो इन्होंने डिस्कोर्स एनालिसिस के ऊपर और अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स की बात की थी। इन्होंने ऐसा कोई टर्म नहीं दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा डेल हाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। व्हाट इज रिलायबिलिटी इन अ टेस्ट? तो टेस्ट में रिलायबिलिटी क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कंसिस्टेंसी ऑफ टेस्ट रिजल्ट फॉर अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ लर्नर्स ओवर टाइम। रिलायबिलिटी मतलब क्या होता है कि अगर आप कुछ मेज़र कर रहे हैं टेस्ट में तो आपको उसका रिज़ल्ट कंसिस्टेंट होना चाहिए। आप जितनी भी बार उसको परफॉर्म करोगे तो उसका रिजल्ट कंसिस्टेंट होना चाहिए फॉर ए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ लर्नर्स, चाहे आप उन्हें किसी भी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ लर्नर्स के साथ करें। तो ओवर टाइम आप जितनी भी बार करेंगे इसको तो आपके रिजल्ट एकदम सेम होने चाहिए, ठीक है। जबकि एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ टेस्ट मेजरिंग व्हाट इट इज़ डिज़ाइन टू मेजर। तो ये हो जाएगा कि क्या डिज़ाइन किया गया है मेजर करना, तो ये हो जाएगा वैलिडिटी। ये रिलायबिलिटी का नहीं है, ये वैलिडिटी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है ए टेस्ट विदाउट लर्नर सेंटर्ड असेसमेंट। ऐसा तो कुछ है भी नहीं, है ना, लर्नर सेंटर्ड की बात नहीं की गई है, इन्होंने रिलायबिलिटी पूछा है। यूज़ ऑफ रूब्रिक्स, तो ये इवेल्युएशन टेक्निक से रिलेटेड हो जाएगा, रिलायबिलिटी से रिलेटेड नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा कंसिस्टेंसी ऑफ टेस्ट रिजल्ट ओवर टाइम, क्योंकि रिलायबिलिटी में स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपकी स्कोर की या फिर आपके रिजल्ट की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपसे वैलिडिटी पूछा जा सकता है नेक्स्ट टाइम, ठीक है। 95 डायरेक्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस लोकेटेड? तो इसका करेक्ट आंसर है मैसूर। मैसूर जो कि कहाँ है? कर्नाटका में है, ठीक है। बाकी मद्रास में ऐसा कुछ है नहीं। बाकी बहुत सारी नेशनल बॉडीज़ हैं दिल्ली में, लेकिन आपसे बस इसका इस्टेब्लिशमेंट भी पूछ सकते हैं और फुल फॉर्म पूछ सकते हैं कि CIIL मतलब सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस कहाँ है? तो मैसूर कर्नाटका में। और ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो 1969 में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है।
96 क्वेश्चन में पूछा है विच ब्रिटिश गवर्नर इनिशिएटेड द ट्रांसलेशन ऑफ भगवत गीता एंड द महाभारत इन इंग्लिश। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे ट्रांसलेशन किया गया था भगवत गीता और महाभारत का। वॉरेन हेस्टिंग्स ने ही इसको इनिशिएट किया था, जो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। इन्होंने पैटर्नाइज किया था जो ट्रांसलेशन थे इंडियन टेक्स्ट को, लाइक गीता एंड महाभारत, ठीक है, इनटू इंग्लिश, ताकि जो इंडियन कल्चर है और इंडियन लॉ है उसको समझा जा सके। विलियम जोन्स जो है ये रिलेटेड है एशियाटिक सोसाइटी से, और आपसे बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एशियाटिक सोसाइटी की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, तो 1784। आप बिल्कुल डेट भी याद रखना। और विलियम जोन्स इससे रिलेटेड है, तो ये ओरिएंटलिस्ट थे और फाउंडर थे एशियाटिक सोसाइटी के, जो कि 84 में बनी थी, 1784 में। और विलियम जोन्स का ये भी पूछा जा सकता है कि इन्होंने क्या ट्रांसलेट किया, तो इन्होंने शकुंतला को ट्रांसलेट किया। आपने फेमस संस्कृत टेक्स्ट नाम सुना होगा शकुंतला, और इन्होंने संस्कृत को भी स्टडी किया था, ठीक है। तो विलियम जोन्स से आप एशियाटिक सोसाइटी 1784 याद रखना है और शकुंतला याद रखना है। इसका करेक्ट आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स। रिचर्ड विलियम्स का इंडियन ट्रांसलेशन में कोई रोल नहीं था, और मेजर रेलन तो वैसे भी ज्योग्राफी से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु मेड द डिस्टिंक्शन बिटवीन लैंग्वेज एंड पैरोल। तो लैंग्वेज एंड पैरोल का तो फेमस क्वेश्चन है फर्डिनेंड दी सोश्योर। जहाँ भी लैंग्वेज और पैरोल दिख जाए आपको क्या लगा के आना है, फर्डिनेंड दी सोश्योर, जो कि फाउंडर है, किससे रिलेटेड है ये, स्ट्रक्चर लिंग्विस्टिक्स से। तो आपसे पूछ सकते हैं कि स्ट्रक्चर लिंग्विस्टिक्स के फाउंडर कौन है, तो फर्डिनेंड दी सोश्योर। लैंग मतलब क्या होता है, एक लैंग्वेज का सिस्टम, लैंग्वेज की पूरी ग्रामर वगैरह सब आ जाती है इसमें सिस्टम की बात की जाती है। जबकि पैरोल एक्चुअल यूज़ ऑफ लैंग्वेज रहता है, एक्चुअल स्पीच रहती है जो हम बोल रहे हैं, ठीक है। इसमें सिस्टम की बात करेंगे और इसमें यूज़ की बात करेंगे, ठीक है। जबकि नॉम चॉम्स्की का लैंग जो है वही चॉम्स्की ने बोला था कि ये कॉम्पिटेंस है, और पैरोल जो है वो चॉम्स्की ने बोला था कि ये परफॉर्मेंस है। तो जो सोश्योर के लिए लैंग है वो चॉम्स्की के लिए कॉम्पिटेंस है, और जो सोश्योर के लिए पैरोल है वही चॉम्स्की के लिए क्या है, परफॉर्मेंस है। तो कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस किससे रिलेटेड है, नॉम चॉम्स्की से। लैंग एंड पैरोल किससे रिलेटेड है, फर्डिनेंड दे सोश्योर से, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि पी से पैरोल और पी से परफॉर्मेंस, तो पैरोल और परफॉर्मेंस एक जैसे हैं, बाकी जो बचा हुआ है लैंग और कॉम्पिटेंस एक जैसे हैं। मिशेल हेलिडे वापस से आ गए हैं, जो कि मैंने बताया था कि सिस्टमिक फंक्शनल लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड हैं ये, और डाइल-हाइम्स हमने पढ़ा कि कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस से रिलेटेड है। तो आप देखो इसमें ऑप्शंस भी रिपीट हो जाते हैं और यही क्वेश्चन बन के नेक्स्ट आ सकते हैं। तो डाइल-हाइम्स किससे रिलेटेड है, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस और सोशल लिंग्विस्टिक्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। आपको श्योर तो बिल्कुल नहीं भूलना है, ये नेट एग्जाम में भी कई बार पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ ऑथर्ड द बुक प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस इन सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। तो आपसे इसमें फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, SLA क्या होता है। SLA का फुल फॉर्म होता है सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन, और इसका आंसर है स्टीफन डी क्रेशन। तो ये इनकी बुक है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस इन सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। तो ये डायरेक्ट फैक्ट है, आपको याद होना चाहिए कि स्टीफन डी क्रेशन जो है इन्होंने इनपुट हाइपोथेसिस दिया था, एक्विजिशन वर्सेस लर्निंग की बात की थी, ठीक है। और इनका एक मॉडल था जिसको बोला जाता था मॉनिटर मॉडल। तो मॉनिटर मॉडल से रिलेटेड कुछ आए तो इसका आंसर हो जाएगा क्रेशन, ठीक है। तो ये इनकी बुक का नाम बिल्कुल याद कर लेना कि प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस इन सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। डेविड नूनान जो है ये टास्क बेस्ड लर्निंग के लिए हैं। पीटर रोच जो है ये फोनेटिक्स और प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड है। और जॉर्ज यूल जो है ये जो पहले इंट्रोडक्टरी लिंग्विस्टिक बुक्स आई थी जो लिंग्विस्टिक्स के बारे में बात कर रही थी, तो उससे रिलेटेड है। तो नूनान इज रिलेटेड टू task based learning, Roach is related to phonetics and pronunciation,
यूल जो है ये इंट्रोडक्टरी लिंग्विस्टिक बुक्स दी थी इन्होंने, जबकि स्टीफन डी क्रेशन की बुक का नाम है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस इन सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। तो मैं ये रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आप बस वीडियो ना देखें, आपको याद भी हो जाए, ठीक है। और इसके अलावा क्रेशन से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इनपुट हाइपोथेसिस से रिलेटेड, एक्विजिशन वर्सेस लर्निंग की बात किसने की थी, क्रेशन ने, और मॉनिटर मॉडल किसने दिया था, क्रेशन ने ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। ये पीडीएफ आप अड्डा एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में, इसमें मैं अपना कोई भी क्रेडिट नहीं ले रही हूँ। Who invented Esperanto, the most successful artificial auxiliary? एस्पेरांटो से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चंस आप बिल्कुल प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, आपको अगर इसका आंसर पता है तो ही आप इसका लगा सकते हो। इसका आंसर है लुडविग ज़ामेनहॉफ, ठीक है। तो इन्होंने एस्पेरांटो इन्वेंट किया था, जो कि एक सक्सेसफुल आर्टिफिशियल ऑक्सिलरी लैंग्वेज है। तो ये लैंग्वेज का नाम है। तो लुडविग ज़ामेनहॉफ जो है इंटरनेशनल कम्युनिकेशन के लिए जाने जाते हैं, और इन्होंने एस्पेरेंटो नाम की लैंग्वेज जो है इन्वेंट की थी। जबकि सीके ऑगडेन जो है ये बेसिक इंग्लिश से रिलेटेड है, इन्होंने ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं दी। और जोहान एम स्कीलियर की बात करें तो स्कीलियर ने भी एक इन्वेंट की थी आर्टिफिशियल लैंग्वेज, जिसका नाम था वोलापुक, VOLAPUK। तो वोलापुक नाम से अगर आए तो स्केलर आंसर होगा, और एस्पेरेंटो नाम से आए तो ज़ामेनहॉफ होगा, ठीक है। और जो ब्रोनिस्लॉ मेलिनोस्की हैं ये तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, तो एस्पेरेंटो वाले का आंसर हो जाएगा ज़ामेनहॉफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 100th क्वेश्चन। डैश इज द स्टडी ऑफ द इंटरनल कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ड्स। तो इंटरनल कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ड्स, तो वर्ड्स से रिलेटेड कुछ भी आए तो मॉफ मतलब क्या होता है, वर्ड्स। तो मॉर्फोलॉजी आंसर हो जाएगा इसका। मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द इंटरनल कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स के इंटरनल कंस्ट्रक्शन की बात करता है कि मतलब वर्ड जो है उसका रूट क्या है, जो वर्ड्स में प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस यूज़ होते हैं उसका जो है स्टडी की जाती है, और वर्ड कैसे फॉर्म होते हैं उसकी स्टडी की जाती है। जबकि फोनोलॉजी रिलेटेड है साउंड सिस्टम से, स्टडी ऑफ साउंड सिस्टम्स आएगा तो आप फोनोलॉजी लगाना। और सिमेंटिक्स जो है वो मीनिंग से रिलेटेड होता है। सिमेंटिक्स इज द स्टडी ऑफ मीनिंग, ओके, मीनिंग ऑफ वर्ड्स। सिमियोटिक्स जो है ये साइन और सिम्बॉल से रिलेटेड होता है। तो ये थोड़े सिमिलर वर्ड हैं, आपको बिल्कुल याद रखना है। फोनोलॉजी साउंड सिस्टम से रिलेटेड है, सिमेंटिक्स स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड से रिलेटेड है, सिमियोटिक्स जो है स्टडी ऑफ साइंस एंड सिम्बॉल्स है, जबकि मॉर्फोलॉजी स्टडी करता है इंटरनल कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ड्स की, स्टडी ऑफ रूट्स, प्रीफिक्स, सफिक्सेस, वर्ड फॉर्मेशन भी आए तो आप क्या लगाओगे, मॉर्फोलॉजी, ठीक है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन बन जाते हैं इन लिंग्विस्टिक टर्म्स से, तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स marked a significant turning point in the history of the spread of English education in India? अब एक्ट से क्वेश्चन आया, जैसे कमीशन का क्वेश्चन आया था हिंदी से रिलेटेड, ऐसे ही हिस्ट्री ऑफ द स्प्रेड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर है द फेमस चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इसने ही जो बात की थी स्प्रेड ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया की बात की थी, ठीक है। फर्स्ट टाइम 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसी ने 1 लाख एलोकेट किए थे, या फिर हम बोल सकते हैं अलॉट किए थे एजुकेशन के लिए। तो ये भी क्वेश्चन अलग से पूछा जा सकता है कि फर्स्ट टाइम 1 लाख अलॉट कब किए, किस एक्ट के थ्रू किए गए थे इंग्लिश एजुकेशन के लिए, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इसके अलावा पीएससी में भी पूछा जा सकता है कि इसने इंडियंस के लिए ओपन कर दिया था टू मिशनरीज। तो क्रिश्चियन मिशनरीज आए थे, ओपन इंडिया टू मिशनरीज, एंड इट बेसिकली लेड फाउंडेशन फॉर द इंग्लिश एजुकेशन, कि इंग्लिश एजुकेशन अब स्प्रेड होगी इंडिया में, ठीक है। इसके अलावा दूसरे ऑप्शंस देख लेते हैं। तो रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1773, तो ये थोड़ा पहले का एक्ट है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का उससे रिलेटेड बात करता है, ना कि इंग्लिश एजुकेशन से रिलेटेड। फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1935 का, तो
ये जो है, इसके अलावा भी हम काउंसिल्स पढ़ते हैं 1861 का, 92 का, 1909 का, तो ये भी इंग्लिश एजुकेशन से ज़्यादा रिलेटेड नहीं है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात करें तो ये पॉलिटिकल रिफॉर्म, फेडरल स्ट्रक्चर की बात की थी इसने, एजुकेशन की बात नहीं की थी। एजुकेशन और फंडिंग की बात चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ने ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 102। बाकी आप 95 का तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन 85 में आप एक मैकॉले मिनट बिल्कुल याद रखना कि 1835 में क्या आया था, मैकॉले का मिनट आया था जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है। और इसके अलावा 1854 में वुड्स डिस्पैच आया था, बिल्कुल वो मत भूलना। तो 1835 का मैकॉले मिनट और 1854 का वुड्स डिस्पैच, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सेट में, तो आप ये बिल्कुल याद कर लेना। इसके अलावा मैं एक, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं एक अलग सी वीडियो ले आऊँगी इन सब की क्रोनोलॉजी वाइज, जो कि नेट में भी यूज़ आएगी और सेट में भी यूज़ आएगी। तो आप कमेंट कर देना एक्ट, अगर आपको इसकी भी वीडियो चाहिए हो तो। Which of the following works is considered the most seminal writing by Raja Rao? राजा राव से क्वेश्चन है इंडियन लिटरेचर से। Portraying the impact of M.K. Gandhi's non-violence movement on a small village in South India। तो इसका आंसर है कांतापुरा, जो कि 1938 में राजा राव की एक मोस्ट फेमस सेमिनल नोवेल है, ठीक है, जो कि गांधीयन आइडियोलॉजी की बात करती है। इसमें पूछा है ना कि इम्पैक्ट पोर्ट्रे करती है एम के गांधी के नॉन वायलेंस मूवमेंट का, तो कांतापुरा जो है वो गांधीयन आइडियोलॉजी और नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस की बात करती है। इम्पैक्ट बताती है फ्रीडम मूवमेंट का क्या हुआ ऑन दी साउथ इंडिया, साउथ इंडियन जो विलेज थे उस पर फ्रीडम मूवमेंट का क्या असर हुआ। और ये ओरल पौराणिक स्टाइल पे लिखी गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा कांतापुरा। और राजा राव भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा तो कांतापुरा की डेट याद रखनी है 1938, जो कि फर्स्ट नोवेल मानी जाती है राजा राव की। गांधीयन नॉन वायलेंस, साउथ इंडियन विलेज और ओरल नैरेटिव स्टाइल जो मैंने बोला पुरानिक स्टाइल के लिए जानी जाती है, और इसलिए और इसको मोस्ट सेमिनल वर्क भी बोला जाता है। सरपेंट एंड द रोप की बात करें तो ये इनकी सेकंड नोवेल है, जो कि 60 के टाइम पे आई थी, 1960। और अगर आपसे जैसे सेमिनल पूछे तो कांतापुरा, और सेमी ऑटोबायोग्राफिकल पूछे तो द सरपेंट एंड द रोप। इन्होंने खुद की लाइफ से भी कुछ इसमें लिखा है, तो इसलिए सेमी ऑटोबायोग्राफिकल हो गई। और इसमें ईस्ट वेस्ट एनकाउंटर की बात की गई है। और जैसे इसमें पूछा है कि इसमें गांधीयन आइडियोलॉजी है, ऐसी सरपेंट एंड द रोप में है वेदांत फिलॉसफी। तो सरपेंट एंड द रोप से आपको क्या याद करना है, सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है, ईस्ट वेस्ट एनकाउंटर की बात करती है, थोड़ी स्पिरिचुअल वाली बात करती है, अद्वैत वेदांत फिलॉसफी की बात करती है, ठीक है। तो ये फिलॉसफिकल मास्टरपीस हो गया। इसके अलावा जो ऑप्शंस दे रखे हैं, दी कैट एंड शेक्सपियर, तो ये इसके बाद आई थी 1965 में। तो ये हो गई हमारी 38, ये हो गई 60 और ये हो गई हमारी 65, 1965, 1965। अब कैट एंड शेक्सपियर का आपसे ये पूछा जा सकता है कि राजा राव ने इसको बोला था ए बुक ऑफ प्रेयर। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि ए बुक ऑफ प्रेयर किसको बोला है, राजा राव ने द कैट एंड शेक्सपियर को बोला है। ये एक मेटाफिजिकल एलेगरी थी और इसमें भी इन्होंने यूज़ किया अद्वैत का, एवरीडे लाइफ एंड ह्यूमर की बात की गई है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, द कैट एंड शेक्सपियर ए बुक ऑफ प्रेयर, ये नेट में भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा कॉमरेड किरिलोव, ये 1976 में आई थी, जो कि कम्युनिज्म, रिवॉल्यूशन और इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करती है। और ये पूछा जा सकता है कि किससे इन्फ्लुएंस है, तो ये दोस्तोवस्की की द पोजेस्ड, दोस्तोवस्की का एक वर्क है दी पोजेस्ड, उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है कौन, कॉमरेड किरिलोव। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है कि दोस्तोवस्की का द पोजेस्ड, इससे इन्फ्लुएंस क्या मतलब कौन सा वर्क हुआ है राजा राव का, कॉमरेड किरिलोव, ठीक है। तो कांतापुरा, द सरपेंट एंड द रोप एंड द कैट एंड शेक्सपियर और कॉमरेड किरिलोव जो हैं ये बहुत ज़्यादा फेमस वर्क हैं राजा राव के।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, विच सेल्फ ऑथर्ड बुक वॉज कॉल्ड ए बुक ऑफ प्रेयर बाय राजा राव। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ही वही है कि ए बुक ऑफ प्रेयर किसको बोला है, द कैट एंड शेक्सपियर को। सेम ऑप्शंस है, बस उन्होंने ये पूछा है कि ये बुक ऑफ प्रेयर किसको बोला है, द कैट एंड शेक्सपियर को। तो हम बाकी जो ऑप्शंस हैं वो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Raja Ram Mohan Roy's letter dated December 11, 1823 is an important document contributing to the introduction of bilingualism in Indian subcontinent. Who was the letter addressed to? तो राजा राम मोहन रॉय ने एक लेटर लिखा था जो कि एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द इंट्रोडक्शन ऑफ बायलिंगुअलिज्म इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो ये लेटर उन्होंने किसको लिखा था कि हम इंट्रोडक्शन करेंगे जिसका बायलिंगुअलिज्म का डबल लैंग्वेज यूज़ होती है, इंग्लिश के साथ हिंदी यूज़ होगी या फिर कोई और दो लैंग्वेज इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो ये लिखा था इन्होंने लॉर्ड एमहर्स्ट को। ठीक है, लॉर्ड एमहर्स्ट जो थे वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे 23 के टाइम पे। तो अगर आपको ये याद है तो ये आप इसे कर सकते हैं। राजा राम मोहन रॉय ने इंग्लिश एजुकेशन के बारे में लेटर लिखा था, उसमें उन्होंने वेस्टर्न साइंसेस की बात की थी और इसके अलावा बायलिंगुअलिज्म की भी बात की थी। तो बायलिंगुअलिज्म की जगह हमें इंग्लिश एजुकेशन या वेस्टर्न साइंसेस का भी पूछ सकते हैं। लॉर्ड मैकॉले से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया 1835 का जो मैकॉले मिनट है वो फेमस है। एंड जैसे ये 23 की बात चल रही है तो मैकॉले तो 35 के टाइम पे थे, तो आप ऐसे दिमाग लगा सकते हैं। बाकी चार्ल्स ग्रांट जो थे वो अर्लियर एजुकेशनल रिफॉर्मर थे, कोई इन्होंने ऐसा इनको ऐसा लेटर नहीं मिला था चार्ल्स ग्रांट को। और जो लॉर्ड कैस्टलरी हैं ये ब्रिटिश के फॉरेन सेक्रेटरी थे, कोई गवर्नर ही नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये लेटर किसने लिखा था, राजा राम मोहन रॉय ने लॉर्ड एमहर्स्ट को लिखा था। नेक्स्ट, इन दी नोवेल वेंडर ऑफ स्वीट्स व्हाट बिजनेस वेंचर डस माली। तो वेंडर ऑफ स्वीट्स की एक कैरेक्टर है माली जो कि जगन के सन थे माली। तो वो कौन सा बिजनेस वेंचर शुरू करने का बोल रहे थे। तो माली क्या करता है, अमेरिका जाता है और एक स्टोरी राइटिंग मशीन स्टार्ट करना चाहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टोरी राइटिंग मशीन। अभी जो स्टोरी राइटिंग मशीन थी वो सिंबल थी ब्लाइंड मॉडर्नाइजेशन की, ईस्ट वेस्ट कॉन्फ्लिक्ट की और मटेरियलिज्म वर्सेस ट्रेडिशन की। ठीक है, तो वो एक कोई स्वीट शॉप नहीं खोलना चाहता था। ये तो उसके जो फादर थे जगन, उनका ट्रेडिशनल बिजनेस था कि स्वीट शॉप, वेंडर ऑफ स्वीट्स जो था ये तो जगन का था। और जो माली था जगन का बेटा वो स्टोरी राइटिंग मशीन करना चाहता था। और बाकी ये सब चीज़ें तो नोवेल में दी ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से स्टोरी भी पूछी जा सकती है। तो मैं अगर आप चाहें तो जो एपी के सिलेबस में, असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में एमपी के दे रखी है वो सारी स्टोरीज़ की आपको शॉर्ट समरीज प्रोवाइड कर सकती हूँ। तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who wrote the following lines? Don't write in English. They said English is not your mother tongue. तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था, ये दिया था कमला दास ने। ठीक है, कमला दास का एक पोयम है एन इंट्रोडक्शन करके, बहुत ज़्यादा फेमस। तो उसमें ये लाइन लिखी गई थी, डोंट राइट इन इंग्लिश, दे सेड इंग्लिश इज़ नॉट योर मदर टंग। ठीक है, तो ये इनकी पोयम एन इंट्रोडक्शन से ली गई है जो कि इसकी थीम है लैंग्वेज और आइडेंटिटी की बात करती हैं, असर्शन ऑफ इंडियन लैंग्वेज की बात करती हैं और फेमिनिस्ट सेल्फहुड की बात करती हैं। जबकि तोरू दत्त जो हैं ये प्री इंडिपेंडेंट पोइट है और इनका थोड़ा रोमांटिक टोन है। सरोजिनी नायडू जो हैं वो लिरिकल नेशनलिस्ट पोइट्री के लिए जानी जाती हैं। और
यूनिस डी सूजा जो है ये कन्फेशनल पोइट्री के लिए जानी जाती हैं, ठीक है। बट ये लाइन किससे एसोसिएटेड है? कमला दास से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स द इंडियन इंग्लिश पोइट्री ग्रेजुएटेड फ्रॉम इमिटेशन टू ऑथेंटिसिटी? मतलब ऐसे इनमें से कौन से पोइट है जिसकी वजह से जो इंडियन इंग्लिश पोइट्री है वो सिर्फ नकल करने से ज़्यादा उसकी ऑथेंटिसिटी के लिए जाने लगी, तो ये जाने लगी। तो ये तोरू दत्त हैं, जो कि एक इन्होंने एक शिफ्ट ले लिया था फ्रॉम ब्रिटिश इमिटेशन, मतलब बाकी सब ट्राई कर रहे थे कि ब्रिटिश ने जो लिख दिया आप उसको इमिटेट करो, लेकिन ये अपने वर्क्स में इंडियन एक्सपीरियंस लाई, सेंसिबिलिटी लाई, ठीक है। इनके वर्क्स लाइक द एंशिएंट बलाड्स, तोरू दत्त के एंशिएंट बलाड्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं। इसके अलावा लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान, लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो तोरू दत्त के दो वर्क्स तो बिल्कुल नहीं भूलने हैं, एंशिएंट बलाड्स ऑफ और लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान। तो इन्होंने फर्स्ट ऑथेंटिक इंडियन वॉइस दी थी इंग्लिश पोइट्री में, तो इसका आंसर तोरू दत्त हो जाएगा। बाकी रविन्द्रनाथ टैगोर तो आप जानते हैं बंगाली राइटर है और इनकी इंग्लिश पोइट्री तो लिमिटेड ही है। श्री औरोबिंदो जो हैं ये थोड़े फिलोसफिकल एपिक पोइट्री वगैरह लिखते थे। एंड राम शर्मा कोई कैनोनिकल फिगर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो इमिटेशन टू ऑथेंटिसिटी का आंसर क्या होगा? तोरू दत्त। बाकी जो इम्पोर्टेंट राइटर इसमें हैं कमला दास, ये कुछ इंडियन राइटर्स हैं जो आपको बिल्कुल प्रिपेयर करने हैं। तो कमला दास का मैं आपको डिक्टेट कर देती हूँ पोइट्री इनकी जो जो इम्पोर्टेंट है। कमला दास, पहली बात तो यही पूछा जाता है कि कमला दास एक कन्वेंशनल राइटर हैं। कन्वेंशनल मतलब इनके राइटिंग्स में कन्फेशन होता है और ये फेमिनिस्ट आइडेंटिटी के बारे में बहुत ज़्यादा लिखती हैं। इनके मेजर वर्क्स में आ जाता है समर इन कैलकाटा, जो कि 1965 में लिखी गई थी। समर इन कैलकाटा के बाद में इनका एक और वर्क है द डिसेंडेंट्स, फेमस है। तो समर इन कैलकाता, द डिसेंडेंट्स एंड द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स भी इम्पॉर्टेंट है। और इनकी पोएम जो एन इंट्रोडक्शन है वो तो नेट में भी कई बार पूछी गई है। तो समर इन कैलकाटा, डिसेंडेंट्स, ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स एंड इंट्रोडक्शन, जिसकी हमने अभी फेमस लाइन पढ़ी थी, डोंट राइट इन इंग्लिश, ठीक है। इसके अलावा तोरू दत्त बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो इनका वो जो इमिटेशन टू ऑथेंटिसिटी है वो तो है ही। बाकी इनके मेजर वर्क्स में एंशिएंट बैलाड्स और लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान तो बिल्कुल नहीं भूलना है। लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान का टाइमिंग है 1882 और इसके अलावा है ए शीफ ग्लीन्ड इन फ्रेंच फील्ड्स, तो ये भी पूछी जा सकती है, ए शीफ ग्लीन्ड इन फ्रेंच फील्ड्स, तो आप इसको गूगल भी कर सकते हैं। और बट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंशिएंट बैलाड्स और लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान है। इसके अलावा बियांका इनकी एक फेमस वर्क है जिसका अदर नेम पूछा जा सकता है कि बियांका को और क्या बोलते हैं। तो इसका पूरा नाम है बियांका और द यंग स्पेनिश मेडन। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है नेक्स्ट टाइम कि बियांका को और क्या बोलते हैं, द यंग स्पेनिश मेडन। तो ये ऑथेंटिक इंडियन पोइटिक वॉइस के लिए जानी जाती हैं। तो इनके वर्क में एक बार और बोल देती हूँ, ए शीप ग्लीन इन फ्रेंच फील्ड्स, एंशिएंट बैलाड्स एंड द लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान और बियांका और दी यंग स्पेनिश मेडन। इसके अलावा हमें ऑप्शंस में सरोजिनी नायडू दी हुई हैं, तो द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने वाली है, आप बिल्कुल जानते होंगे। इनके मेजर वर्क्स में आ जाता है द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग और द फेदर ऑफ द डाउन। तो ये इनकी फेमस कुछ वर्क्स हैं, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग एंड द फेदर ऑफ द डाउन। तो ये कुछ ऐसे बर्ड से रिलेटेड ही हैं, लाइक बर्ड ऑफ टाइम में बर्ड आ रहा है और बर्ड के विंग होते हैं तो ब्रोकन विंग आ रहा है। दी फेदर भी बर्ड में होते हैं, फेदर ऑफ द डाउन और गोल्डन थ्रेशोल्ड। तो आप इससे रिलेटेड कि बर्ड से रिलेटेड जो भी चीज़ें आई वो किसकी हैं, सरोजिनी नायडू। इसके अलावा यूनिस डी सूजा की बात करें तो ये फेमिनिस्ट हैं, यूनिस डी सूजा, और ये भी कन्वेंशनल ही हैं जस्ट लाइक कमला दास। और
इनके कुछ फेमस वर्क्स में से है विमेन इन डच पेंटिंग, ठीक है, तो ये उतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का आपको बिल्कुल ये याद रखना है कि इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है। और गीतांजलि की डेट बिल्कुल याद होनी चाहिए, 1912 में इन्होंने लिखी थी गीतांजलि। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि कब लिखी थी इन्होंने? 1912 में। इसके अलावा इनका वर्क है द गार्डनर और फ्रूट गैदरिंग और द क्रीसेंट मून। तो गीतांजलि 1912, द गार्डनर, फ्रूट गैदरिंग और द क्रीसेंट मून। और इनको अगर बोले नोबेल प्राइज़ कब मिला था, तो ये मिला था 1913 में। गीतांजलि के लिखने के बाद में ही इनको मिला था। तो ये भी डेट पूछी जा सकती है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ कब मिला था? 1913 में। इसके अलावा श्री अरबिंदो की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्क है सावित्री, जो कि एमए के एग्ज़ाम्स में भी पूछी जा सकती है। सावित्री अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। 1950 में इन्होंने लिखा था। इसके अलावा कलेक्टेड पोएम नाम से ही इनका वर्क आया था और द लाइफ डिवाइन बहुत ज़्यादा फेमस है। तो श्री अरबिंदो जो हैं वो ज़्यादातर जो थे फिलोसफिकल पोएम लिखते थे अरबिंदो, एपिक पोइट्री लिखते थे, जैसे कि सावित्री, कलेक्टेड पोएम्स नाम से इनका एक कलेक्शन आया था, और दी लाइफ डिवाइन, ठीक है। बाकी बस इसमें यही याद रखना है, कमला दास का इंट्रोडक्शन, तोरू दत्त का एंशिएंट बैलाड्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान, सरोजिनी नायडू का गोल्डन थ्रेशोल्ड और टैगोर का गीतांजलि, श्री अरबिंदो का सावित्री और द लाइफ डिवाइन। और इसके अलावा जो राम शर्मा है, आप इसका बस ये याद रख सकते हो कि ये इमिटेटिव पोइट्री लिखते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 108, लाला कांशी राम इज़ अ कैरेक्टर इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो स्टोरी के डिटेल में पूछते हैं। जैसे लाला कांशी राम किस पोयम का कैरेक्टर है, तो ये चमन नहल की जो आज़ादी वर्क है उसका कैरेक्टर है। तो चमन नहल का जो आज़ादी है वो इन्होंने लिखा था 1975 में। तो ये भी बिल्कुल याद रख लेना, नेक्स्ट टाइम पूछ सकते हैं कि आज़ादी किसका वर्क है, तो चमन नहल। ये एक पार्टीशन नोवेल है। आज़ादी से ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये पार्टीशन नोवेल है। तो इसमें क्या होता है, जो लाला कांशी राम रहते हैं ये एक हिंदू ग्रेन मर्चेंट रहते हैं, और इनके बेटे का नाम होता है अरुण। तो अरुण भी पूछा जा सकता है कि अरुण किसका कैरेक्टर है, तो वो भी है आज़ादी का कैरेक्टर। बाकी ये जो ट्रॉमा होता है पार्टीशन से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उससे, उसको एक्सप्लेन करता है। जो रेफ्यूजी थे उनका एक्सपीरियंस एक्सप्लेन करता है। बाकी अगर और ऑप्शंस की बात करें तो अरुण जोशी का द स्ट्रेंज केस, तो ये डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है नेक्स्ट एग्जाम में कि अरुण द स्ट्रेंज केस किसका है, अरुण जोशी का है। द स्ट्रेंज केस अरुण जोशी। और किरण देसाई का है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, जो कि ये पोस्ट कॉलोनियल नोवेल है, ग्लोबलाइजेशन नोवेल है। तो किरण देसाई की आपको क्या याद रखनी है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। और आर के नारायण की गाइड तो बहुत ज़्यादा फेमस है, और इनका फेमस कैरेक्टर है राजू। तो जैसे क्वेश्चन बना है ऐसे ये पूछ सकते हैं कि राजू किस में कैरेक्टर था, तो द गाइड में। राजू के अलावा रोज़ी इसमें कैरेक्टर है, मार्को इसमें कैरेक्टर है, ठीक है। बाकी ये भी पूछ सकते हैं कि पार्टीशन नोवेल कौन सी है, तो चमन नहल की आज़ादी एक पार्टीशन नोवेल है। तो इसका आंसर हो जाएगा चमन नहल आज़ादी। द स्ट्रेंज केस किसका है, अरुण जोशी का। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसका है, किरण देसाई का। और द गाइड किसका है, आर के नारायण। और इसमें कैरेक्टर्स हैं राजू और रोज़ी, मार्को। तो इसलिए आपको स्टोरीज भी देखनी है और उनके कैरेक्टर्स भी देखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म इंडियन एंग्लिकल सजेस्ट रिलेशन बिटवीन टू कंट्रीज, इंडिया एंड इंग्लैंड। तो इंडो मीन्स इंडिया, एंग्लियन मीन्स इंग्लैंड। तो ये सजेस्ट कर रहे हैं रिलेशन रेदर देन अ कंट्री। तो ये कोई एक कंट्री नहीं है, ये दो कंट्रीज़ के बीच में रिलेशन को बता रहे हैं। एंड लैंग्वेज, लैंग्वेज के थ्रू उनका क्या रिलेशन है। तो ये स्टेटमेंट किसने बोला था, ये स्टेटमेंट बोला था अल्फोंसो करकाला का,
तो ये चीज़ें तो हम तुक्के से ही सॉल्व कर सकते हैं। तो अल्फोंसो करकाला ने इनको ये जो स्टेटमेंट है वो दिया था। ये एक क्रिटिक हैं अर्ली इंडियन इंग्लिश टर्मिनोलॉजी के, और इन्होंने आर्ग्यू किया था दैट एंग्लियन का मतलब क्या है कि इंडिया और इंग्लैंड, और इन्होंने क्लैरिटी दी थी नेमिंग इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, बाकी श्रीनिवास एक सोशियोलॉजिस्ट हैं, और ये सब इससे रिलेटेड नहीं है। इसका आंसर है अल्फोंसो करकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द को एडिटर्स ऑफ द बुक चटनीफाइंग इंग्लिश। तो ये बहुत ज़्यादा फेमस बुक है चटनीफाइंग इंग्लिश। तो इसको किन दो लोगों ने लिखा था? चटनीफाइंग मीन्स जो हम फिनोमेना देते हैं इंग्लिश का, आजकल आप देख रहे होंगे व्हाट्सएप लैंग्वेज चलती है इंग्लिश, है ना, हम इंग्लिश में हिंदी मिक्स कर देते हैं। तो ये किसके वर्क हैं? रीता कोठारी और जमुना कचरू। ठीक है, तो ये बिल्कुल दोनों नाम इम्पॉर्टेंट है, रीता कोठारी एंड जमुना कचरू। तो रीता एंड जमुना, तो ये 2012 में इन्होंने बुक पब्लिश की थी चटनीफाइंग इंग्लिश, और इनका फोकस था इंग्लिश, और ये जो हाइब्रिड हम कर देते हैं इंडियन इंग्लिश को इंग्लिश में हिंदी मिक्स कर देते हैं, तो ये उन्होंने बताया था इसमें। बाकी जमुना कचरू और बीबी कचरू तो हस्बैंड वाइफ हैं, इस बुक के एडिटर्स नहीं हैं, और बाकी भी ऑप्शन सही नहीं है। इसका आंसर है रीटा कोठारी और जमुना कचरू। तो ये बीबी कचरू से आप बस कंफ्यूज हो सकते हैं, जबकि इसके को एडिटर साथ में है इनके रीटा कोठारी। नेक्स्ट क्वेश्चन 111, कल्चर एंड सोसाइटी बाय रेमंड विलियम्स वॉज पब्लिश इन द ईयर। तो अब ये बहुत ज़्यादा फेमस वर्क है कल्चर एंड सोसाइटी रेमंड विलियम्स का, तो यही पूछ सकते हैं नेक्स्ट टाइम कि कल्चर एंड सोसाइटी किसका वर्क है? रेमंड विलियम्स का। कल्चरल स्टडीज़ की बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट फिगर है, और ये पब्लिश हुई थी 1958 में। तो ये डेट बिल्कुल आपको याद होनी चाहिए, तो बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द फाउंडेशनल टेक्स्ट इन कल्चरल स्टडीज़। और इसके अलावा इनका एक फेमस है द लॉन्ग रिवोल्यूशन। तो लॉन्ग रिवोल्यूशन किसका है? रेमंड विलियम्स का। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो कल्चर एंड सोसाइटी ही है, फिर है द लॉन्ग रिवोल्यूशन। इसके अलावा इन्होंने एक और वर्क लिखा था कीवर्ड्स नाम से, कीवर्ड्स। ठीक है, तो वो इसका आंसर है 1958। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्चर हैज़ बीन डिफाइंड एज कॉम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड्स। कि कल्चर में क्या क्या इंक्लूड होता है? नॉलेज, बिलीफ, आर्ट्स, मोरल्स, लॉ, कस्टम एंड एनी अदर कैपेबिलिटीज़ एंड हैबिट्स एक्वायर्ड बाय मैन एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। तो ये इन्होंने एक स्टेटमेंट दे रखा है कि किसने बोला था? तो ये स्टेटमेंट बोला था एडवर्ड टाइलर ने। एडवर्ड टाइलर ने एक डेफिनेशन दी थी कल्चर को, बोला था इन्होंने एज अ कॉम्प्लेक्स होल। तो आप कीवर्ड्स याद रख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स होल किसने बोला था? एडवर्ड टाइलर ने। इनकी एक फेमस बुक है प्रिमिटिव कल्चर। ठीक है, तो वहाँ पे इन्होंने ये कोट दिया था। तो नेक्स्ट टाइम पूछ सकते हैं कि एडवर्ड टाइलर की बुक का नाम क्या है? प्रिमिटिव कल्चर, और इन्होंने सबसे पहली एंथ्रोपोलॉजिकल डेफिनेशन दी थी कल्चर की। ठीक है, बाकी जॉन स्टोरी कल्चरल थ्योरिस्ट ही नहीं है, कल्चरल स्टडीज़ के थ्योरिस्ट नहीं है। बाकी डोना हारावे तो एक फेमिनिस्ट साइंस स्टडीज़ करती हैं ये। एंटोनियो ग्राम्स्की का फेमस एक टर्म है कल्चरल हेजिमनी। तो कल्चरल हेजिमनी पूछा जा सकता है किससे रिलेटेड है? ग्राम्स्की। तो इसलिए इसका आंसर क्या है? एडवर्ड टेलर। लेकिन आप एंटोनियो ग्राम्स्की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हेजिमनी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए कि मतलब हेजिमनी मतलब होता है कि आप जैसे ब्रिटिशर्स हम पे रूल कर रहे थे, वो ज़ोर ज़बरदस्ती से तो कर ही रहे थे, लेकिन एक टाइम के बाद में हमने उनको कंसेंट दे दी थी, हमारी मर्ज़ी से वो रूल कर रहे थे, एक तरीके से ऐसा सिस्टम बन गया था। तो जो डोमिनेंस होता है विद कंसेंट उसको बोला जाता है हेजिमनी, और कल्चरल हेजिमनी का कॉन्सेप्ट दिया था एंटोनियो ग्राम्स्की में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
द बर्डन ऑफ हिस्ट्री 1966 हैज़ बीन रिटन बाय। अब ये बर्डन ऑफ हिस्ट्री किसने लिखा था? तो हिस्ट्री के बर्डन ऑफ हिस्ट्री लिखा था हेडन वाइट ने। तो ये भी आपको पता है, आप तभी कर सकते हो। ये एक ऐसे था 1966 में आया था बर्डन ऑफ हिस्ट्री, जो कि हेडन वाइट ने लिखा था, जिसमें उन्होंने बोला कि हिस्ट्री एक नैरेटिव होती है। और इन्होंने बात की थी हिस्ट्रियोग्राफी की, दैट हिस्ट्रियोग्राफी शेप्ड बाय आइडियोलॉजी एंड रिटोरिक। और इसके अलावा इन्होंने एक और वर्क लिखा था मेटा हिस्ट्री। तो अगर ऐसा आए द बर्डन ऑफ हिस्ट्री या फिर मेटा हिस्ट्री, तो उसका आंसर क्या होगा? हेडन वाइट। इसके अलावा वॉल्टर बेंजामिन बहुत ज़्यादा फेमस है फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री के लिए। ठीक है, इन्होंने थीसिस लिखा था ऑन द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री। तो आप बेंजामिन से कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन इसका आंसर है हेडन वाइट। और हेनरी लेफेबर तो मार्क्सिस्ट थ्योरिस्ट हैं, और फ्रांस फैनन तो हम कई बार मतलब बाद में जाके पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी के टाइम पे लिखते हैं। और इनका फेमस वर्क है द रेज्ड ऑफ अर्थ। रेज्ड की स्पेलिंग है WRETCHED, द रेज्ड ऑफ अर्थ। तो ये फ्रांस फैनन का है। ठीक है, इसके अलावा फ्रांस फैनन का एक फेमस वर्क है ब्लैक स्किन वाइट मास्क। ब्लैक स्किन वाइट मास्क किसने लिखा है? फ्रांस फैनन ने। और एक और इनका वर्क है डाइंग कोलोनियलिज्म। ठीक है, ए डाइंग कोलोनियलिज्म। तो ब्लैक स्किन वाइट मास्क, ए डाइंग कोलोनियलिज्म और दी रेज्ड ऑफ दी अर्थ। तो ये तीन फेमस हैं वर्क फ्रांस फैनन के। नेक्स्ट क्वेश्चन 114, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ फाउंडेशनल या फिर फाउंडिंग टेक्स्ट ऑन क्यूर थ्योरी। तो क्यूर थ्योरी जो है ये LGBTQ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा फेमस थ्योरी है कल्चरल स्टडीज़ की। और ये रिलेटेड है जूडिथ बटलर के जेंडर ट्रबल से रिलेटेड। जूडिथ बटलर का बहुत ज़्यादा फेमस वर्क है जेंडर ट्रबल, जो कि 99 में आया था। तो ये फाउंडिंग टेक्स्ट था क्यूर थ्योरी पे। इसको फाउंडेशनल टेक्स्ट बोलते हैं क्यूर थ्योरी का, जूडिथ बटलर का जेंडर ट्रबल। और इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था जेंडर परफॉर्मेटिविटी का। तो ये भी पूछ सकते हैं कि जेंडर परफॉर्मेटिविटी की किसने बात की है? तो जूडिथ बटलर ने। ठीक है, बाकी ब्यूवर और वुल्फ फेमिनिस्ट थ्योरी तो रिलेटेड हैं, बट क्यूर थ्योरी से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, पर इनके वर्क बिल्कुल याद रखना है आपको। बिव्योर का वर्क है द सेकंड सेक्स। जैसे जूडिथ बटलर का जेंडर ट्रबल फेमस है, ऐसे ही बिव्योर का वर्क है दी सेकंड सेक्स। और इसका डेट क्या है? 1949। बाकी वर्जीनिया वुल्फ का रूम ऑफ वंस ओन बहुत ज़्यादा फेमस है 1929 में। तो आपको तीनों वर्क याद रखने हैं। वर्जीनिया वुल्फ का रूम ऑफ वंस ओन, सिमोन डी बिव्योर का द सेकंड सेक्स और जूडिथ बटलर का द जेंडर ट्रबल। इसके अलावा जेंडर परफॉर्मेटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द जेनर ऑफ हॉरर फिल्म्स। तो ये फिल्म से क्वेश्चन आ गया, लेकिन अगर आपको पता हो ये कॉन्सेप्ट कि आजकल हैलोवीन बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, मतलब हिंदू भी आजकल हैलोवीन बना रहे हैं। तो इससे रिलेटेड एक हॉरर फिल्म आई थी हैलोवीन से रिलेटेड, जो कि जॉन कारपेंटर ने इसको डायरेक्ट किया था। तो अगर आपको कुछ पता भी ना हो और आपको हैलोवीन का पता हो, तो आप इसको गैस वर्क से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूजेस ऑफ लिटरेसी। ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। वन ऑफ द फाउंडेशन फादर ऑफ CCC। आपने CCC का नाम सुना होगा, सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी कल्चरल स्टडीज़, है ना। तो ये इसके फाउंडर थे रिचर्ड हॉगार्ट, और इनका फेमस वर्क है यूजेस ऑफ लिटरेसी। ये बिल्कुल पूछा जा सकता है यूजेस ऑफ लिटरेसी। तो और इसकी पब्लिशिंग डेट भी बिल्कुल आपको याद रखना है 1957। जैसे रेमंड विलियम्स की कल्चर एंड सोसाइटी पूछी थी 1958। तो उससे पहले अगर कुछ इम्पोर्टेंट है 1957 का, तो वो है रिचर्ड होवर्ड का यूजेस ऑफ लिटरेसी। ठीक है,
तो ये फाउंडेशनल टेक्स्ट है ब्रिटिश कल्चरल स्टडीज़ का, और इसको लिंक किया जाता है विद CCS सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी कल्चरल स्टडीज़। तो इसका भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है कि CCS का फुल फॉर्म क्या है, सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी कल्चरल स्टडीज़। ठीक है, बाकी फूको और बार्ट थॉमसन इससे रिलेटेड नहीं है क्योंकि इन्होंने ये बुक नहीं लिखी है। बाकी रिचर्ड हॉवर्ड जो थे ये वर्किंग क्लास की बात करते थे, मतलब ये सिर्फ अमीरों की या एलीट लोगों की बात नहीं करते थे, ये वर्किंग क्लास पे फोकस करते थे। वर्किंग क्लास कल्चर पूछे तो भी आपको रिचर्ड हॉवर्ड लगा के आना है। बाकी इन्होंने इफ़ेक्ट्स ऑफ मास मीडिया और पॉपुलर कल्चर की भी बात की थी, तो इससे डायरेक्ट जो है क्वेश्चन आ जाते हैं साइट में भी और नेट में भी। बाकी आपको CCS का फुल फॉर्म बिल्कुल नहीं भूलना है, कंटेम्प्रेरी सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी कल्चरल स्टडीज़, और ये बना था बर्मिंघम में, और बर्मिंघम में बना था और इसकी डेट है 1964। बिल्कुल नहीं भूलना है आपको CCS का फुल फॉर्म सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी कल्चरल स्टडीज़, जो कि बर्मिंघम में बना था 1964 में। ठीक है, और बाद में इसको इन्फ्लुएंस किया था रेमंड विलियम्स को और स्टुअर्ट हॉल को। इसके अलावा हम मिशेल फूको की बात कर लेते हैं। तो मिशेल फूको जो है आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज के लिए जाने जाते हैं। तो इनका वर्क देखो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क तो है डिसिप्लिन एंड पनिश तो बिल्कुल नहीं भूलनी है। इसके अलावा है द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज और द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी। तो इनके 3 फेमस वर्क कौन कौन से हैं, डिसिप्लिन एंड पनिश, द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज एंड द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी। तो हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी के बारे में किसने लिखा है, फूको ने लिखा है। ठीक है, और ये फ्रेंच पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म से रिलेटेड है, ना कि ब्रिटिश कल्चरल स्टडीज़ से। बाकी रोला बार्थ की बात करें तो रोला बार्थ का बहुत ज़्यादा फेमस वर्क है माइथोलॉजीज़ बहुत ज़्यादा फेमस वर्क है इनका। और रोला बार्थ का एक और फेमस वर्क है द डेथ ऑफ द ऑथर। तो ये तो बिल्कुल पूछे ही जाते हैं कि माइथोलॉजीज़ किसका वर्क है, रोला बार्थ का, और द डेथ ऑफ द ऑथर। तो मैं ऐसे करती हूँ, बार्थ से बर्थ और द डेथ ऑफ द ऑथर में क्या आ रहा है, डेथ, तो इसका अपोजिट। इसके अलावा SZ करके इन्होंने एक वर्क दिया है, तो इनका फोकस था सेमियोटिक्स पे, और ये भी स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म से रिलेटेड है। इन्होंने साइन के बारे में भी बात की थी, बट वर्किंग क्लास की किसने बात की थी, रिचर्ड हॉवर्ड ने। इसके अलावा EP थॉमसन की बात करें तो इनका फेमस वर्क है द मेकिंग ऑफ द इंग्लिश वर्किंग क्लास। तो ये भी वर्किंग क्लास की बात करते हैं, द मेकिंग ऑफ द इंग्लिश वर्किंग क्लास, लेकिन शुरुआत किसने की थी, हॉवर्ड ने, और ये वर्क किसका है, हॉवर्ड का। ठीक है, और थॉमसन का एक फेमस कॉन्सेप्ट है हिस्ट्री फ्रॉम बिलो, कि मतलब वर्किंग क्लास से शुरू करो हिस्ट्री को, हिस्ट्री फ्रॉम बिलो। इसके अलावा उन्होंने एक और कॉन्सेप्ट दिया था क्लास कॉन्शियसनेस का, वर्किंग क्लास की ही बात कर रहे थे। तो किस लिए जाने जाते हैं, मेकिंग ऑफ द इंग्लिश वर्किंग क्लास, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन है ये, मार्क्सिज्म से रिलेटेड, और क्लास कॉन्शियसनेस की बात की है, हिस्ट्री फ्रॉम बिलो का कॉन्सेप्ट दिया है। तो इम्पॉर्टेंट है कल्चरल स्टडीज़ के लिए। लेकिन इनका फेमस वर्क क्या है, द मेकिंग ऑफ द इंग्लिश वर्किंग क्लास, और यूजेस ऑफ लिटरेसी किसने लिखा है, रिचर्ड हॉवर्ड ने। तो इसका आंसर हो जाएगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन 117, नगुगी वा थियांगो, ये बहुत ज़्यादा फेमस राइटर हैं अफ्रीकन लिटरेचर से, तो आप बिल्कुल इनको पढ़ के जाना। और ये केन्या से थे, तो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है कि नगुगी वा थियांगो कहाँ पे पैदा हुए थे, केन्या में। अफ्रीकन हैं और केन्या में पैदा हुए थे। इनके मेजर वर्क्स हैं डीकोलोनाइजिंग द माइंड। तो नगुगी वा थियांगो का फेमस वर्क क्या है, डीकोलोनाइजिंग द माइंड। और इसके अलावा उन्होंने लिखा है ए ग्रेन ऑफ व्हीट और ए पेटल्स ऑफ ब्लड। तो नगुगी के 3 फेमस वर्क कौन से हैं, डीकोलोनाइजिंग द माइंड, ए ग्रेन ऑफ व्हीट और पेटल्स ऑफ ब्लड। और इन्होंने लैंग्वेज को बताया था एज अ टूल ऑफ कॉलोनियल डोमिनेशन,
और बाकी इनकी फेमस लैंग्वेज है, इनकी लैंग्वेज का नाम है गीकुयू। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि गीकुयू जो है, एडवोकेसी ऑफ राइटिंग इन गीकुयू, मतलब इन्हीं के केन्या की ही राइटिंग थी, इसको उन्होंने प्रमोट किया था। तो नगुगी से रिलेटेड अगर राइटिंग पूछेंगे तो उसका नाम क्या है, गीकुयू, और ये पोस्ट कॉलोनियल लिटरेरी थ्योरिस्ट हैं, ठीक है। बाकी नाइजीरिया से फेमस हैं, अगर आपने सुना हो तो चिनुआ अचेबे। तो चिनुआ अचेबे का पूछे तो नाइजीरिया से हैं, और वोल्सोइंका भी नाइजीरिया से हैं। तो चिनुआ अचेबे और वोल्सोइंका जो है वो नाइजीरिया से है। और बाकी साउथ अफ्रीका से हैं कूडसी, अगर आपने कूडसी का नाम सुना हो तो ये साउथ अफ्रीका से हैं। बाकी नदीम गॉडीबर भी साउथ अफ्रीका से हैं। तो केन्या से हो गए नगुगी, नाइजीरिया से चिनुआ और वोल्सोइंका, साउथ अफ्रीका से कूडसी और नदीम गॉडीबर, ठीक है। इसलिए अफ्रीकन की कंट्रीज आप बिल्कुल याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिल्म्स हैज़ नॉट बीन डायरेक्टेड बाय ओस्मान सैम्बेन। तो ये भी अगर आपको याद होगा तो ही कर पाएंगे आप। तो ओस्मान सैम्बेन ने डायरेक्ट की है नियाय, ज़ाला एंड मुलाडे। इन सर्च ऑफ फेमाइन इनने डायरेक्ट नहीं की है, तो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको नॉट पे फोकस करना है, तो इन सर्च ऑफ फेमाइन इनकी नहीं है। इन सर्च ऑफ फेमाइन को लिखा है अमाडऊ सलूम सैक ने, तो ये अब बिल्कुल नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो बट ये है कि ये सैम्बेन ने नहीं बनाई है। तो ऐसे क्वेश्चंस तो अगर आपको पता है कि ओस्मान सैम्बेन ने निया ने, ज़ाला या फिर मुलाडे लिखी है, तो ये तभी आप कर सकते हैं। और सैम्बेन से भी इसलिए पूछा है क्योंकि सैम्बेन को फादर ऑफ अफ्रीकन सिनेमा बोलते हैं, ये अफ्रीकन सिनेमाटोग्राफ हैं, तो ये अफ्रीकन सिनेमा के फादर बोले जाते हैं, इसलिए इनसे क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119, द प्रिसिशन ऑफ सिमुलाक्रा। सिमुलाक्रा से मतलब फेमस कॉन्सेप्ट ही है सिमुलाक्रा या फिर सिमुलेशन का, जो जीन बार्डिलार्ड से रिलेटेड है। सिमुलेशन या फिर सिमुलाक्रा से जो भी क्वेश्चन आएगा उसका आंसर क्या होगा, बार्डिलार्ड। तो क्योंकि बार्डिलार्ड ने एक फेमस वर्क ही लिखा था, सिमुलाक्रा एंड सिमुलेशन। तो द प्रिसिशन ऑफ सिमुलाक्रा जो है ये हाइपर रियलिटी की बात करता है। सिमुलाक्रा किसकी बात करता है, हाइपर रियलिटी की बात करता है, कि कैसे सिमुलेशंस जो हैं वो रियलिटी को रिप्लेस कर देते हैं। मतलब कुछ भी चीज़ हम अब ऐसी बना दे रहे हैं जो एकदम हाइपर रियलिस्टिक लगती है और रियलिटी को ही रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो ये पोस्ट मॉडर्न थ्योरी है, और इसको अक्सर मीडिया स्टडीज़ और फिल्म थ्योरी में साइट किया जाता है, हाइपर रियलिटी या फिर सिमुलाक्रा को। बाकी मार्क पोल्टर ने भी जो है मीडिया के बारे में लिखा था। सीटी मोहंती तो फेमिनिस्ट और पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी से रिलेटेड है। एंड रिचर्ड डायर जो है ये फिल्म स्टडीज से रिलेटेड है, लेकिन इसका आंसर है जीन बार्डिलार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्म यूज्ड इन फिल्म स्टडीज फॉर referencing all the elements placed in front of the camera to be photographed and included in the sequence, setting and props, lighting, costume, makeup and acting of the characters। तो ये तो आप तुक्का ही मार सकते हैं, किसने लिखा था ये, मिसे एंड सीन ने लिखा था। मतलब मिसे एंड सीन में क्या होता है कि बिल्कुल सेटिंग होगी, उसमें प्रॉप्स वगैरह यूज़ होंगे सीक्वेंस में एकदम, है ना, सिनेमा में यूज़ होता है ना, आप सेट करोगे फिर प्रॉप्स यूज़ करोगे, लाइटनिंग, कॉस्ट्यूम, मेकअप, तो इस तरीके का सीक्वेंस होता है मिसे एंड सीन में, ठीक है। फिर बाद में एक्टर की मूवमेंट, एक्शन, पोजीशनिंग को देखा जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि पुटिंग इनटू द सीन, कि इन सब से एक सीक्वेंस सीन बनेगा। तो मिसे एंड सीन का मतलब होता है पुटिंग इनटू द सीन, ठीक है। जबकि मॉन्टेज ने भी ऐसा कुछ बोला था, लेकिन वो शॉर्ट अरेंजमेंट की बात करता है, इतने लंबे सीक्वेंस की बात नहीं करता। और
एडिटिंग तो फिर बाद में ही होती है, और ऐसा कोई वर्ड तो है ही नहीं, ये तो स्टोरी से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मिसे एंड सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 121, टू फील द वर्च्यू ऑफ द पोएट और द पेंटर, टू disengage it, to set it forth, these are the three stages of critics duty। तो critics की क्या क्या ड्यूटी रहती है? to feel the virtue of the poet और the painter, to disengage it and to set it forth। तो ये तीन स्टेज दी थी, ये स्टेटमेंट दिया था, ये किसने दिया था? ये दिया था वॉल्टर पैटर ने। ठीक है, और वॉल्टर पैटर जो है वो एस्थेटिक क्रिटिसिज्म से रिलेटेड है। वॉल्टर पैटर का ये जो आइडिया है, ये वॉल्टर पैटर के एस्थेटिक क्रिटिसिज्म से ही रिलेटेड है, कि उन्होंने बोला था कि आपको इफेक्ट जो है आर्ट का, एकदम जो अपन बोलते हैं ना सेंशुअस रिस्पॉन्स मिलता है आर्ट से देख के, आपको एकदम खुशी सी हो जाती है। तो उस इफेक्ट को फील करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? जो पोएट या फिर पेंटिंग है उसकी वर्च्यू को फील करना पड़ेगा, फिर डिसएंगेज करना होगा उसे, एंड देन सेट फोर्थ द दोज क्वालिटीज़ क्लियरली। तो ये तीन चीज़ें बोली थी, और बाकी इनका एक फेमस है आर्ट फॉर आर्ट सेक, तो उन्होंने उस पर एम्फसाइज किया था, आर्ट फॉर आर्ट सेक। एंड इसके अलावा इनकी फेमस वर्क है स्टडीज़ इन द हिस्ट्री ऑफ रेनेसा। तो इनका फेमस वर्क क्या है? स्टडीज़ इन द हिस्ट्री ऑफ रेनेसा। ठीक है, और बाकी जॉन ड्राइडन के बारे में तो आपको पता ही होगा कि न्यू क्लासिसिज्म क्रिटिसिज्म से रिलेटेड है। ठीक है, और मैथ्यू अर्नोल्ड जो है, इनका फेमस टच स्टोन मेथड, तो आप बिल्कुल मत भूलना, टच स्टोन मेथड बिल्कुल पूछ सकते हैं कि किसका है, तो मैथ्यू अर्नोल्ड का है टच स्टोन मेथड, और ये डिसइंटीग्रेटेड क्रिटिसिज्म की बात करते हैं। ठीक है, और आई.ए. रिचर्ड्स जो हैं ये प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म की बात करते हैं। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म किससे रिलेटेड है? या फिर रिस्पॉन्स थ्योरी, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, ये सब आई.ए. रिचर्ड्स से रिलेटेड है। और अगर सेंशुअस और कुछ एस्थेटिक टोन की बात करें तो वहाँ पे आ जाएंगे वॉल्टर पैटर। ठीक है, तो आपको बाकी ऑप्शंस भी क्लियर हो गए होंगे। ड्राइडन न्यू क्लासिसिस्ट है, वॉल्टर पैटर सेंशुअस और एस्थेटिक टोन रखते हैं, मैथ्यू अर्नोल्ड का फेमस टच स्टोन मेथड है और ये डिसइंटीग्रेटेड क्रिटिसिज्म की बात करते हैं, और आई.ए. रिचर्ड जो हैं ये साइकोलॉजिकल या फिर हम बोल सकते हैं प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म की बात करते हैं, रिस्पॉन्स थ्योरी से रिलेटेड है। इसका आंसर हो जाएगा वॉल्टर पैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने देखा होगा कि क्वेश्चन उसी क्वेश्चन पेपर में ही मतलब रिपीट हो जा रहे हैं जो ऑप्शंस हैं। जैसे हमारे इससे पहले ऑप्शन में जॉन ड्राइडन दे रखे थे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जॉन ड्राइडन से है, ऐसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी। तो ये आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, और ये कई एग्जाम्स में पूछा भी गया है कि ऐसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी किसका है? ड्राइडन का है, और ड्राइडन जो है खुद रिप्रेजेंट किस कैरेक्टर के थ्रू किए गए हैं? निएंडर के थ्रू। हु इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ड्राइडन हिमसेल्फ? तो निएंडर, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ड्राइडन एक ऐसे लिखते हैं, बेसिकली ये डायलॉग रहता है, इसमें 4 स्पीकर होते हैं, यूजिनस, क्रीट्स, लिसिडियस एंड निएंडर। तो जो क्रीट्स है वो तो एंशियंट ग्रीक ड्रामा को सुपीरियर बताता है, तो ये भी पूछ सकते हैं कि क्रीट्स किसको सुपीरियर बताता है? एंशियंट ग्रीक ड्रामा को, या फिर हम बोल सकते हैं एंशियंट्स को, ग्रीक और जो रोमन रहते थे उनको सुपीरियर बताता है। लिसिडियस जो है वो फ्रेंच ड्रामा को सुपीरियर बताता है कि फ्रेंच ड्रामा अच्छा है, और यूजीनस जो रहता है ये मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा को सपोर्ट करता है, जबकि निएंडर जो कि ड्राइडन खुद हैं ये कुछ बैलेंस्ड व्यूज़ देते हैं कि जो एंशंट है वो अच्छा है, लेकिन जो मॉडर्निस्ट हैं उसमें कुछ सुधार कर सकते हैं, तो वो सपोर्ट करते हैं इंग्लिश ड्रामा का, बट क्लासिकल की जो मेरिट्स हैं उस पर भी ध्यान देते हैं, क्योंकि ये शेक्सपियर से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस रहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निएंडर।
नेक्स्ट है द बायोग्राफी लिटरेरिया वॉज पब्लिश इन द ईयर, बहुत डायरेक्ट वर्क है। बायोग्राफी लिटरेरिया एस.टी. कॉलरिज का वर्क है जो कि आया था 1817 में। मेजर रोमांटिक क्रिटिकल टेक्स्ट है बायोग्राफी लिटरेरिया। इसमें इन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट दिए थे एस.टी. कॉलरिज ने, प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी इमेजिनेशन। तो ये बिल्कुल पूछ सकते हैं कि प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी इमेजिनेशन किस ऐसे में दिया गया है एस.टी. कॉलरिज के बायोग्राफी लिटरेरिया। बाकी और इसमें क्रिटिक मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिक किया है किसको, वर्ड्सवर्थ को क्रिटिक किया है। और इन्होंने जर्मन फिलॉसफी, कांट, शेलिंग, इन सब की बात की गई है। तो इसका बिल्कुल आपको डेट याद होनी चाहिए 1817, ठीक है। बाकी वर्ड्सवर्थ का फेमस है प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड्स, और जो लिरिकल बैलाड्स है वो एस.टी. कॉलरिज के साथ में इन्होंने लिखा था 1798 में। तो बिल्कुल ये भी याद रखना है कि एस.टी. कॉलरिज के साथ वर्ड्सवर्थ ने लिखा था लिरिकल बैलाड्स, और जो प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड्स है वो किससे रिलेटेड है, वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड है। और प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड की डेट पूछेंगे तो वो है 1800। लिरिकल बैलाड 1798 जो कि एस.टी. कॉलरिज के साथ में लिखा था, और 1800 प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 124 दी वेल रोट अर्न। तो वेल रोट अर्न बहुत ज़्यादा फेमस है, कलेक्शन है ऐसे का। वेल रोट अर्न है क्लीनिथ ब्रूक्स का, ठीक है। तो क्लीनिथ ब्रूक्स से डायरेक्ट क्वेश्चन ही आता है कि इनका वर्क का नाम क्या है, वेल रॉट अर्न। वेल रॉट अर्न इन्होंने लिखा था 1947 में। तो क्लीनिथ ब्रूक्स ने वेल रॉट अर्न कब लिखा था, 1947 में। और ये फाउंडेशनल टेक्स्ट है न्यू क्रिटिसिज्म का, ये न्यू क्रिटिसिज्म से रिलेटेड है क्लीनिथ ब्रूक्स। बाकी इन्होंने पैराडॉक्स की बात की थी, आयरनी की बात की थी। तो पैराडॉक्स या फिर आयरनी से रिलेटेड या फिर ऑर्गेनिक यूनिटी से रिलेटेड कुछ भी आए तो आप क्या लगाओगे, क्लीनिथ ब्रूक्स। तो वेल रॉट अर्न फाउंडेशनल टेक्स्ट है न्यू क्रिटिसिज्म का, एम्फसाइज किया था पैराडॉक्स, आयरनी और ऑर्गेनिक यूनिटी पे, ठीक है। और ये इन्होंने जो है जॉन डन जो है उससे लिया है। आपको पता होगा मेटाफिजिकल पोएट जो थे जॉन डन, उन्होंने एक अर्न जो है वो ग्रीशियन अर्न की बात की थी, तो वहीं से उन्होंने लिया है। तो इससे भी पूछा जा सकता है। बाकी आई रिचर्ड्स का हम पढ़ चुके हैं, ये प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म से रिलेटेड हैं। क्लीनिथ ब्रूक्स न्यू क्रिटिसिज्म से रिलेटेड हैं। और इलियट का अगर फेमस अगर कोई ऐसे पूछा जा सकता है तो वो है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। तो इलियट का फेमस ऐसे का नाम क्या है क्रिटिसिज्म से रिलेटेड, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। और एम्सन का बहुत ज़्यादा फेमस है 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी दी है इन्होंने। तो आइए रिचर्ड प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, क्लीनिथ ब्रूक्स वेल रॉट अर्न जो कि इसका आंसर है, टी.एस. इलियट का ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, और विलियम एम्सन का 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी से रिलेटेड कुछ भी आए तो आपको क्या लगाना है, विलियम एम्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन dash dissolves, diffuses, dissipates in order to recreate, select the correct option for the blank space। तो ये है सेकेंडरी इमेजिनेशन की बात की है एस.टी. कॉलरिज ने, जो मैंने आपको बताया था बायोग्राफिया लिटरेरिया में। तो सेकेंडरी इमेजिनेशन डिसॉल्व करती है खुद को, डिफ्यूज़ करती है और डेसिपेट करती है। ये इन्होंने लाइन यूज़ की है उसमें, मतलब उसमें उन्होंने क्रिएटिव पावर को बताने की कोशिश की है कि जो प्राइमरी इमेजिनेशन है ये तो सब में रहती है, ठीक है, लेकिन जो सेकेंडरी इमेजिनेशन है वो क्रिएटिव लोगों में रहती है। और इसको इन्होंने पोएटिक पावर बोला है कि ये पोएटिक पावर है। बाकी फैंसी का कॉन्सेप्ट भी एस.टी. कॉलरिज ने ही लिखा था, दिया था, लेकिन ये मैकेनिकल मेमोरी की बात करता है, ठीक है, कि प्राइमरी तो सब में होती है, सेकेंडरी क्रिएटिव होती है और फैंसी मैकेनिकल होती है। लेकिन कॉलरिज ने इमोशन की कोई बात नहीं की थी।
और ये स्टेटमेंट रिलेटेड है सेकेंडरी इमेजिनेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है बिल्कुल। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? टी.एस. एलियट ने दिया था। और ये उनके किस ऐसे में दिया था उन्होंने? हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। तो ये तो हम पहले ही देख चुके हैं, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। लेकिन ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का कॉन्सेप्ट किस में दिया था? हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में। तो ये टी.एस. एलियट ने कॉइन किया है ये वर्क ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि हु कॉइंड द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, तो टी.एस. एलियट। ठीक है, टी.एस. एलियट से रिलेटेड है। इन्होंने एक डेफिनेशन दी थी कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव इज अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट, सिचुएशंस और इवेंट्स दैट इवोक अ स्पेसिफिक इमोशन। कि मतलब कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट, सिचुएशन या फिर इवेंट आपको सेट करने चाहिए जिससे आप जो भी इमोशन ऑडियंस में इवोक करना चाहते हैं वो स्पेसिफिक इमोशन जो है वो इवोक हो जाए उससे। ठीक है, और इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है शेक्सपियर की हैमलेट को। मतलब इलियट को ऐसा लगता था कि हैमलेट जो है फेल हो गया है टू फाइंड अ प्रॉपर ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। मतलब जो स्पेसिफिक इमोशन ऑडियंस को फील करना चाहिए था वो हैमलेट जो है फेल हो गया है उस प्रॉपर ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव को दर्शाने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स किसका वर्क है? टी.एस. एलियट का। अकॉर्डिंग टू आई.ए. रिचर्ड्स, आई.ए. रिचर्ड्स किससे रिलेटेड हैं? प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म से। द टू यूजेस ऑफ लैंग्वेज आर, तो इन्होंने दो यूज़ दिए थे लैंग्वेज के, एक तो रिफरेंशियल और दूसरा साइंटिफिक या फिर इमोटिव। ठीक है, तो इसका आंसर ये है रिफरेंशियल, साइंटिफिक एंड इमोटिव। तो आई.ए. रिचर्ड ने इनका एक वर्क था मीनिंग ऑफ मीनिंग। तो आई.ए. रिचर्ड का एक वर्क है मीनिंग ऑफ मीनिंग, आप बिल्कुल याद रखना। 1923 में इन्होंने दिया था। और उनके कई लेटर वर्क्स में भी इन्होंने लैंग्वेज को दो मेजर फंक्शन में डिवाइड किया है कि एक तो होता है रेफरेंशियल या फिर साइंटिफिक। ठीक है, कि जो फैक्ट बताएंगे, इंफॉर्मेशन को बताएंगे, ट्रू वैल्यू को बताएंगे। साइंटिफिक स्टेटमेंट जो रहते हैं उसको बोला जाता है रेफरेंशियल या फिर साइंटिफिक। ठीक है, बाकी दूसरा होता है इमोटिव। इमोटिव से आपको समझ में जाएगा इमोशन, जो कि फीलिंग्स को बता रहा है, एटीट्यूड बता रहा है, इमोशंस को बता रहा है। तो मतलब पोइट्री किससे रिलेटेड होगी? इमोटिव फंक्शन। इमोटिव फंक्शन किसका होता है? पोइट्री का। साइंटिफिक जो है वो फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड होगा और इमोटिव जो होगा वो फीलिंग्स से, एटीट्यूड, इमोशन से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो जो पोइट्री में है वो कौन डोमिनेट करता है? इमोटिव यूज डोमिनेट करता है। ठीक है, बाकी फैंसीफुल और सुपरलेटिव इससे रिलेटेड नहीं है। अगर एडिशनल और इमिटेटिव की बात करें तो इमिटेशन की बात जो है एरिस्टोटल ने बात की थी इसको, और हेलीडियन ने बात की थी। ठीक है, तो ये आप बस ये याद रख लेना कि इमोटिव वर्सेस रिफरेंशियल, और रिफरेंशियल को साइंटिफिक भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दी नाट्य शास्त्र ऑफ भरत हाउ मेनी स्थाई भाव्स आर देयर? स्थाई भाव्स बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो स्थाई भाव्स कितने थे? 8। ठीक है, भरत मुनि ऑफ नाट्य शास्त्र। तो जो नाट्य शास्त्र था, पहली बात तो भरत का जो वर्क है उसका नाम क्या है? नाट्य शास्त्र। और इन्होंने कितने स्थाई भाव दिए थे? 8। ठीक है, 8, जो कि बाद में जाके कितने हो गए थे? 1 और मिल गया था इसमें, 9 हो गए थे। और बाद में ये कितने रस दिए थे? 8 रस दिए थे। ठीक है, तो इन्होंने स्थाई भाव जैसे इन्होंने दिया रति। ठीक है, रति, और रति से रस कौन सा आया? श्रृंगार रस। फिर उन्होंने स्थाई भाव दिया हास, हास से आया हास्य रस। शोक, शोक से आया करुणा, करुणा रस। क्रोध, क्रोध से आया रौद्र रस। इसके अलावा उत्साह, उत्साह से आया वीर रस।
और भय से आया भयानक रस। जुगुप्सा, जुगुप्सा से आया विभत्स रस। और विस्मय से आया अद्भुत रस। ठीक है, तो ये तो हो गए 8 रस, और बाद में एक और ऐड किया था शांत रस, किसने? अभिनव गुप्ता ने। तो ये अलग से पूछा जा सकता है कि जो शांत रस है वो किसने ऐड किया था? अभिनव गुप्ता ने, जो कि ओरिजिनली नहीं था। तो अगर पूछें अकॉर्डिंग टू द नाट्य शास्त्र ऑफ भरत, तो आप लिखोगे 8, और अगर नॉर्मली पूछे तो +1 करके 9, जो कि अभिनव गुप्ता ने ऐड किया था, लेकिन इन्होंने स्थाई भाव पूछे हैं, तो 8 ही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्थाई भाव से ही रिलेटेड है। स्थाई भाव और रथ। स्थाई भाव क्रोध और रथ। रथ का मतलब क्या होता है? क्रोध, अभी मैंने आपको बताया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ये किससे रिलेटेड है? तो क्रोध आपको समझ में आ जाएगा, रौद्र। रौद्र रूप एकदम क्रोध वाला ही रहता है ना, तो रौद्र, और रौद्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्यूरियस। तो हमें स्थाई भाव जो था क्रोध, उसने कौन सा रस दिया? रौद्र। तो आपसे ऐसे पूछा जा सकता है, जैसे कि वीर रस किससे आया? उत्साह से आया है ना, उत्साह से आया वीर। और जो विभत्स था, जिसको लोत्सम बोल रहे हैं ये लोग, तो वो किससे आया? जुगुप्सा से, है ना, जुगुप्सा से आया था विभत्स। इसके अलावा अद्भुत, जिसको मार्वलस बोला जा रहा है, ये किससे आया था? विस्मय से आया था। तो इस तरीके से पूछा जा सकता है आपको, ये बिल्कुल याद होना चाहिए। मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ कि श्रृंगार रस किससे आया? रति से। रति स्थाई भाव से। यहाँ मैं भाव लिख रही हूँ और यहाँ पे रस, ठीक है। बाकी हास्य रस किससे आया? हास्य से। ये तो बिल्कुल याद हो ही जाएगा। श्रृंगार रति से, हास्य से। करुणा किससे आया? करुणा आया शोक से, है ना। शोक से क्या आया? करुणा। फिर रौद्र किससे आया? अभी जो क्वेश्चन था क्रोध से। रौद्र किससे आया? क्रोध से। इसके अलावा वीर, वीर रस किससे आया? उत्साह से। वीर रस किससे आया? उत्साह से। भयानक आया भय से। विभत्स किससे आया? जुगुप्सा से। तो ये थोड़ा कठिन हो सकता है आपके लिए। विभत्स किससे आया? जुगुप्सा से। और अद्भुत किससे आया? विस्मय से। वंडर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। और फिर शांत रस तो बाद में ऐड किया गया था, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको भाव और रस की मैपिंग पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ न्यू बियरिंग्स इन इंग्लिश पोइट्री? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये किसका है? FR लुईस का है, 1932 में आया था। ये लैंडमार्क वर्क था कैम्ब्रिज क्रिटिसिज्म का। और इसमें जो है न्यू बियरिंग्स ऑफ इंग्लिश पोइट्री में इन्होंने बात की थी मॉरल सीरियसनेस की, और क्लोज रीडिंग की बात की थी। बाकी T.S. इलियट का आपको बताया था, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। आई रिचर्ड प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म से रिलेटेड हैं। और एडिथ सिटवेल तो एक पोएट हैं, क्रिटिक तो है ही नहीं वो। और FR लुईस ने क्या लिखा था? न्यू बियरिंग्स इन इंग्लिश पोइट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब येल स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म से क्वेश्चन है। इसका बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है कि येल स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म के जो हैं, जैसे इसमें पूछा है, इसमें से कौन से नहीं है। तो येल स्कूल से रिलेटेड थे कुछ अमेरिकन डीकंस्ट्रक्शनिस्ट, जिसमें पॉल डी मैन थे, जे हिलिस मिलर थे, जॉफ्री हार्टमैन थे, लेकिन जो गेरार्ड गेनेट हैं ये नहीं थे। ये फ्रेंच स्ट्रक्चरलिस्ट हैं, ठीक है। ये येल स्कूल से या फिर अमेरिकन डीकंस्ट्रक्शनिस्ट से रिलेटेड नहीं है। इनका एक फेमस जो टेक्स्ट था वो था ट्रांसटेक्सुअलिटी। तो ट्रांसटेक्सुअलिटी किससे रिलेटेड है? जेरार्ड जेनेट से। और इन्होंने नैरेटिव कोर्स डिस्कोर्स की भी बात की थी।
तो आपको ये याद होना चाहिए कि येल स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म से रिलेटेड कौन कौन है, तो आप तभी पता कर पाओगे कि कौन नहीं है। तो पॉल डी मैन थे, हेलस मिलर थे और जॉफ्री हार्टमैन थे। इसके अलावा कैम्ब्रिज स्कूल से पूछ लिया जाता है, येल स्कूल, फ्रैंकफर्ट स्कूल से क्वेश्चन जाते हैं। तो ऐसे कुछ कुछ स्कूल्स आपको देखने होंगे। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग क्रिटिक्स अंडरमाइंड ए मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस। तो मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस की किसने बात की है? जैक्स डेरिडा ने की है। तो ये सेंट्रल आइडिया था डीकंस्ट्रक्शन का, मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस। तो डीकंस्ट्रक्शन से भी रिलेटेड कौन है? डेरिडा। कि इसका मतलब क्या था मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस, की जो वेस्टर्न फिलॉसफी है वो किसको प्रिविलेज देती है? प्रेजेंस को प्रिविलेज देती है ओवर एब्सेंस। मतलब कि स्पीच को ज़्यादा प्रेवलेंस देती है ओवर राइटिंग, है ना। तो डेरिडा ने डिसमेंटल कर दिया था इस हायरार्की को, तो उसको बोला जाता है मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस। ठीक है। और इसके अलावा इनके डीकंस्ट्रक्शन के अलावा ऑफ ग्रामेटोलॉजी इनका की टेक्स्ट है, राइटिंग एंड डिफरेंस है, स्पीच एंड फिनोमेना है। ठीक है। ऑफ ग्रामेटोलॉजी, राइटिंग एंड डिफरेंस, स्पीच, फिनोमेना। बाकी और ऑप्शंस में देखें तो फ्रियॉड रिलेटेड है साइको एनालिसिस से, और सोश्योर रिलेटेड है स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स से, जिन्होंने लैंग एंड परोल का कॉन्सेप्ट दिया था। डेरिडा डीकंस्ट्रक्शन रिलेटेड और मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस, यही आंसर है। बाख्तिन जो है ये डायलॉजिज्म या फिर कार्निवलिस से रिलेटेड है। तो अगर डायलॉजिज्म या फिर कार्निवल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप क्या लगाएंगे? बाख्तिन लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच publication can be taken for identifying the beginning of the second wave feminism in 1916 अमेरिका। तो फेमिनिज्म के भी फेज आए थे, तो इसमें सेकेंड वेव फेमिनिज्म की बात की है। तो विच पब्लिकेशन कैन बी टेकन फॉर आइडेंटिफाइंग द बिगिनिंग ऑफ, तो सेकेंड वेव फेमिनिज्म स्टार्ट हुआ, ये हम किस पब्लिकेशन से जानेंगे? बेटी फ्रीडन का द फेमिनाइन मिस्टिक सेकेंड वेव फेमिनिज्म से रिलेटेड है। तो इसने स्पार्क कर दिया था अमेरिकन सेकेंड वेव फेमिनिज्म को, और इन्होंने बोला था कि द प्रॉब्लम दैट हैज़ नो नेम, है ना, ये इनका फेमस कोट है, द प्रॉब्लम दैट हैज़ नो नेम। और इनका फोकस था डोमेस्टिक कन्फाइनमेंट पे, कि जो विमेन है वो सिर्फ डोमेस्टिसिटी से ही क्यों कन्फाइन हो गई है। मिडिल क्लास विमेन की बात की थी इन्होंने। मतलब फर्स्ट वेव जो फेमिनिज्म का था वो मिडिल क्लास की बात नहीं करता था। ठीक है। तो बेटी फ्रीडेन का आपसे वर्क भी पूछ सकते हैं कि इनके वर्क का नाम क्या है? द फेमिनाइन मिस्टीक। इसके अलावा वर्जीनिया वुल्फ का रूम ऑफ वंस ओन 1929 में आया था, जो कि फर्स्ट वेव से रिलेटेड था। मैरी एलमैन जो है ये लेटर ऑन आई थी, थिंकिंग अबाउट वुमेन। तो मैरी एलमैन का वर्क है थिंकिंग अबाउट वुमेन, ये फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म से रिलेटेड है लेकिन बहुत बाद में आई थी। केट मिलेट का जो सेक्सुअल पॉलिटिक्स है ये एक रेडिकल फेमिनिज्म लेटर फेज में ही आया था। तो आप इनके वर्क याद कर लो, वर्जीनिया वुल्फ का रूम ऑफ वंस ओन, बेटी फ्रीडेन का द फेमिनाइन मिस्टीक, एलमैन का थिंकिंग अबाउट वुमेन, और मिलेट का सेक्सुअल पॉलिटिक्स। और इसका आंसर हो जाएगा बेटी फ्रीडेन का। ठीक है। तो फर्स्ट वेव जो है वो सफरेज से रिलेटेड थी, सेकंड वेव जो है वो फ्रीडम से रिलेटेड है, और बाद में लेटर ऑन रेडिकल फेमिनिज्म आया जो कि मिलेट से रिलेटेड था। ठीक है। वन 134 इन विच ऑफ द essays does Julia Kristeva draws on the work of Bakhtin and the Russian formalist to propose the idea of intertextuality। तो इसका आंसर है, अभी हमने इंटरटेक्सुअलिटी का बात किया था, तो इसमें से कौन से ऐसे में जूलिया क्रिस्टीवा, अब इन्होंने नाम ही दे दिया जूलिया क्रिस्टीवा, तो ये जो आइडिया था इंटरटेक्सुअलिटी का, तो ये किसने प्रपोज किया था? जूलिया क्रिस्टीवा ने। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो इनमें से कौन सा ऐसे जो कि जूलिया
Kristeva draws on the work of Bakhtin and the Russian formalists to propose the idea of intertextuality. तो जूलिया क्रिस्टीवा ने टर्म दिया इंटरटेक्सुअलिटी का और उसको इंगेज किया बाख्तिन के डायलॉजिज्म से। ठीक है, बाख्तिन के डायलॉजिज्म से इसको इन्होंने रिलेट किया। और रशियन फॉर्मलिस्ट का जो आइडियाज ऑफ टेक्सचुअल सिस्टम्स है उसकी बात करता है इंटरटेक्सुअलिटी, दैट टेक्स्ट इज नॉट अ सेल्फ कंटेन्ड एंटिटी बट अ मोज़ेक ऑफ कोटेशंस, ये इन्होंने बोला था। और जो बाउंडेड टेक्स्ट है और या फिर वर्ड, डायलॉग एंड नोवेल है, तो आपको डायलॉजिज्म से ही समझ में आ जाएगा कि किससे रिलेटेड है, बाख्तिन से रिलेटेड है। तो इसका आंसर हो जाएगा द बाउंडेड टेक्स्ट एंड द वर्ड, डायलॉग एंड नोवेल। तो बाख्तिन से रिलेटेड आएगा तो आपको कुछ कीवर्ड्स हैं, डायलॉजिज्म मिल जाएगा, पॉलीफोनी मिल जाएगा, इसके अलावा हमने कार्निवल लिया था वो मिल जाएगा, जो इसको इंगेज कर देगा रशियन फॉर्मलिज्म से। बाकी इनका लेटर ऑन ऐसे का नाम था डिज़ायर इन लैंग्वेज। तो क्रिस्टीवा ने इंट्रोड्यूस किया था बाख्तिन को टू द फ्रेंच थ्योरी थ्रू वर्ड, डायलॉग एंड नोवेल। ठीक है, इन्होंने इंटर सब्जेक्टिविटी को इंटर टेक्सचुअलिटी से रिप्लेस कर दिया था। और इनका फेमस आइडिया है कि एवरी टेक्स्ट इज अ मोज़ेक ऑफ कोटेशंस। तो ये बिल्कुल याद रखना है, जूलिया क्रिस्टीवा का ही है। तो डायलॉजिज्म से रिलेटेड कुछ भी आएगा तो बाख्तिन, और इंटरटेक्सचुअलिटी से रिलेटेड कुछ भी आएगा तो क्रिस्टीवा। बाकी डिज़ायर इन लैंग्वेज भी क्रिस्टीवा से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु रॉट द ऐसे रीडिंग द सैटेनिक वर्सेस। तो सैटेनिक वर्सेस, तो इसका आंसर है गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक। तो स्पिवक ने लिखा था रीडिंग द सैटेनिक वर्सेस इन 1989, और इसको लिखा था इन रिस्पॉन्स टू द सलमान रश्दी कंट्रोवर्सी। तो ये भी पूछ सकते हैं कि सलमान रश्दी की कंट्रोवर्सी के ऊपर किसने लिखा सैटेनिक वर्सेस को, गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक ने। ठीक है, एंड शी रीड्स द नोवेल थ्रू पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी, रिकंस्ट्रक्शन एंड पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। और बाकी एडवर्ड सईद का फेमस कॉन्सेप्ट है ओरिएंटलिज्म। तो ओरिएंटलिज्म से कुछ भी आए या फिर कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म से कुछ भी आए तो क्या लगाएंगे, एडवर्ड सईद। ओरिएंटलिज्म, कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म। नॉर्थरोप फ्राई जो है ये आर्कीटाइप से रिलेटेड है। आर्कीटाइप का कुछ भी पूछेंगे तो क्या लगाएंगे हम, नॉर्थरोप फायर। बाकी जो मैरी ग्रिल्सपी है, ये मीडिया और डायस्पोरा स्टडीज़ से रिलेटेड है। और सैटेनिक वर्सेस वाले का आंसर क्या है, गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म कल्चर इंडस्ट्री इज एसोसिएटेड विथ। तो ये बहुत ज़्यादा ही फेमस टर्म है, एडोर्नो एंड हॉर्खहाइमर। इसकी बात करते हैं, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है एकदम। द टर्म कल्चरल स्टडी जो है ये जो एक वर्क है डायलेक्टिव ऑफ एनलाइटनमेंट। ठीक है, डायलेक्टिव ऑफ एनलाइटनमेंट ये एडोर्नो और हॉर्खहाइमर का वर्क है। दी डायलेक्टिव ऑफ एनलाइटनमेंट जो कि 1944 में आया था, थियोडोर डब्ल्यू एडोर्नो और मैक्स हॉर्खहाइमर ने लिखा था। और ये दोनों फ्रैंकफर्ट स्कूल से रिलेटेड है। ये भी पूछ सकते हैं कि फ्रैंकफर्ट स्कूल से रिलेटेड कौन है, एडोर्नो और हॉर्खहाइमर। इन्होंने बोला था कल्चर इंडस्ट्री मतलब कि कल्चर जो है वो मास प्रोड्यूस्ड है, मतलब आर्ट जो है एक कमोडिटी बन गया है, और जो इंटरटेनमेंट है एनफोर्स करता है कंफर्मिटी को। मतलब कि जो पॉपुलर कल्चर है, जैसा कल्चर अभी चल रहा है वो ही मैनिपुलेट करेगा मासेस को। एग्जाम्पल हॉलीवुड फिल्म्स, आजकल हॉलीवुड फिल्म्स बहुत चल गई हैं, पॉपुलर म्यूज़िक बहुत हो गया है, रेडियो, टीवी, ये सब क्या है, पॉपुलर कल्चर ही है। इसके अलावा जो एजाज अहमद हैं ये तो मार्क्सिस्ट हैं।
मिशेल बैरेट फेमिनिस्ट मटेरियलिज्म से बात करती हैं। और गायत्री स्पिवक, ये इनकी देखो फेमस है सबअल्टर्न। सबअल्टर्न की अगर बात करें तो हमें क्या लगा के आना है, गायत्री स्पिवक। सबअल्टर्न स्टडीज़ इन्होंने की है। बाकी कल्चर इंडस्ट्री किस, फ्रैंकफर्ट स्कूल, एडोर्नो और गाइमर से रिलेटेड है। Next question, who among the following critics argues that modern technical innovations such as television, the radio, the cinema has altered the status of work of art? तो इसका आंसर है वॉल्टर बेंजामिन। तो वॉल्टर बेंजामिन ने ही ये इस तरीके का आर्ग्यूमेंट दिया था फ्रॉम द ऐसे द वर्क ऑफ आर्ट इन द एज ऑफ मैकेनिकल रिप्रोडक्शन। तो इनका वर्क था जो शुरू ही इससे हुआ था, द वर्क ऑफ आर्ट इन द एज ऑफ मैकेनिकल रिप्रोडक्शन। तो उन्होंने बोला था कि जो मैकेनिकल रिप्रोडक्शन आजकल हो गया है तो उससे ऑरा डिस्ट्रॉय हो गया है। जो पहले ऑरा हुआ करता था वो डिस्ट्रॉय हो गया है, कि जो आर्ट है उसने अपना स्टेटस या फिर हम बोल सकते हैं अपनी यूनिकनेस खो दी है। और जो मास एसेसिबिलिटी है उसने परसेप्शन चेंज कर लिया है। और उन्होंने फोटोग्राफी की बात की थी, सिनेमा की, रेडियो टीवी की भी बात की थी। ठीक है। बाकी फ्रेडरिक जैमसन किससे रिलेटेड है, पोस्ट मॉडर्निज्म से रिलेटेड है। रोला बार्थ का हमने अभी सिमियोटिक्स करा था, माइथोलॉजीज। ठीक है। और ये ऑथरशिप्स की बात करते हैं। स्टुअर्ट हॉल कल्चरल स्टडीज से रिलेटेड है और इनका अगर फेमस कॉन्सेप्ट देखें तो ये है एनकोडिंग डिकोडिंग का। तो एनकोडिंग डिकोडिंग का अगर पूछे या फिर हम जिसको बोलते हैं रिसेप्शन थ्योरी, तो स्टुअर्ट हॉल से रिलेटेड है। और अगर ऑरा या फिर रिप्रोडक्शन या फिर वर्क ऑफ मैकेनिकल रिप्रोडक्शन या फिर वर्क ऑफ आर्ट की बात करें तो हम क्या लगाएंगे, बेंजामिन। तो इसका आंसर है वॉल्टर बेंजामिन। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ही आ गया है कि रिसेप्शन थ्योरी से रिलेटेड, लेकिन इसमें जो है स्टुअर्ट हॉल ऑप्शन में ही नहीं है। इन्होंने बोला कि विच हु अमंग द फॉलोइंग क्रिटिक्स इज नोन फॉर द एक्सपोनेंट ऑफ रिसेप्शनिस्ट थ्योरी। तो रिसेप्शन थ्योरी से रिलेटेड है एनकोडिंग डिकोडिंग, लेकिन इसके एक्सपोनेंट कौन है, इसके एक्सपोनेंट हैं वोल्फगैंग आइशर। तो आइशर ने क्या दी है, आइजर ने क्या दी है, रिसेप्शन थ्योरी, जिसको हम रीडर ओरिएंटेड क्रिटिसिज्म भी बोलते हैं। रीडर ओरिएंटेड, रीडर का रोल होता है मतलब कुछ भी मीनिंग निकालने में किसका रोल होगा, रीडर का। एक्टिव इंटरप्रिटेशन करेंगे रीडर। और जो वोल्फगैंग आइशर हैं ये कॉन्स्टेंस स्कूल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, कॉन्स्टेंस स्कूल से रिलेटेड है। और इन्होंने रिसेप्शन मतलब रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म की बात की है। और इनके मेजर वर्क्स हैं द इम्प्लाइड रीडर एंड द एक्ट ऑफ रीडिंग। तो इम्प्लाइड रीडर या फिर एक्ट ऑफ रीडिंग, रीडिंग से रिलेटेड ही वर्क दिए हैं इन्होंने। तो ये किसके हैं, वोल्फगैंग आइशर की। हम और अगर ऑप्शंस देखें तो रोला बार्थ का मैंने आपको एक फेमस वर्क बताया था, द डेथ ऑफ द ऑथर और माइथोलॉजीज। पॉल डी मैन अभी मैंने आपको बताया था येल स्कूल में आए थे और ये डी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, अमेरिकन डी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। और हेरोल्ड ब्लूम की बात करें तो इनका फेमस है एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस। इन्होंने एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस की बात की थी हेरोल्ड ब्लूम ने। तो रोला बार्थ डेथ ऑफ द ऑथर, पॉल डी मैन येल स्कूल डी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, हेरोल्ड ब्लूम एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस। और इसका आंसर क्या है, रिसेप्शन थ्योरी या फिर रीडर रिस्पॉन्स। तो ये है वोल्फगैंग आइशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139, हु अमंग द फॉलोइंग critics states that gender is the repeated stylization of the body, a set of repeated acts within a highly rigid regulatory frame that congeal over time to produce the appearance of substance of a natural sort of being। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया है, देखो ये रिपीटेड स्टाइलाइजेशन या फिर सेट ऑफ रिपीटेड एक्ट्स की बात करता है। तो ये सोशल परफॉर्मेंस की बात हो रही है। और ये किसने दिया था, जूडिथ बटलर ने। तो ये एक क्लासिकल डेफिनेशन दी थी इन्होंने जेंडर
परफॉर्मिटी की। तो सोशल परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं या फिर जेंडर परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, जिसको हम रिपीटेड एक्ट्स से आपको क्या याद आ जाएगा, परफॉर्मेंस। तो ये किससे रिलेटेड है, जूडिथ बटलर से। और हमने पढ़ा था कि जेंडर परफॉर्मिटी की बात किसने की है, जूडिथ बटलर ने। ठीक है, और इसके अलावा इनके और वर्क है जेंडर ट्रबल। जेंडर ट्रबल के अलावा इनका वर्क है बॉडीज दैट मैटर। तो ये जेंडर परफॉर्मिटी की बात करते हैं, जेंडर ट्रबल इनने लिखा है, एंड बॉडीज दैट मैटर। बॉडीज दैट मैटर भी कई बार पूछा गया, और उन्होंने बोला था कि जेंडर जो है वो पहले से ही नहीं रहता, जेंडर इज नॉट इननेट, बट बल्कि जेंडर को रिपीटेडली परफॉर्म किया जाता है, रिपीटेड स्टाइलाइजेशन किया जाता है, सेट ऑफ रिपीटेड एक्ट्स होते हैं इसमें। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जूडिथ बटलर। दूसरा ऑप्शन अगर हम देखें तो जूलिया क्रिस्टीवा सिमियोटिक्स से रिलेटेड है। इंटरटेक्सुअलिटी जो हमने पढ़ा था, एब्जेक्शन, सिमियोटिक्स, इंटरटेक्सुअलिटी से रिलेटेड हैं जूलिया क्रिस्टीवा। बारबरा क्रूगर जो है ये विजुअल फेमिनिस्ट आर्ट से रिलेटेड इन्होंने कुछ स्लोगन्स दिए थे। केट मिलेट जो है ये सेक्सुअल पॉलिटिक्स या फिर पैट्रियार्की की बात करती हैं, लेकिन इसका आंसर है जूडिथ बटलर। Next है, who among the following critics argues that reality is a fantasy construction that enables us to mask the real of our desire। तो फैंटेसी कंस्ट्रक्शन तो ये दिया था ज़िज़ेक ने। तो ये अगर आपको याद हो आप तो ये कर सकते हो कि ज़िज़ेक ने एक आर्गुमेंट दिया था दैट रियलिटी इज़ अ फैंटेसी कंस्ट्रक्शन दैट इनेबल्स अस टू मास्क द रियल ऑफ अवर डिज़ायर। इसके अलावा जो फ्राइड हैं वो अनकॉन्शियस की बात करते हैं, विश फुलफिलमेंट की बात करते हैं, और रियलिटी फैंटेसी की बात ज़िज़ेक करते हैं। लकान जो है ये ओरिजिनल थ्योरी से रिलेटेड हैं, और जो हेज़ल है ये तो डायलेक्टिक्स से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस द टर्म इम्पैक्ट फैक्टर इन द लेट 1950s। इम्पैक्ट फैक्टर दिया था यूजीन गारफील्ड ने। इम्पैक्ट फैक्टर किसने दिया है, यूजीन गारफील्ड ने। तो ये कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आपको पता है आप तभी कर सकते हो। तो यूजीन गारफील्ड ने एक इंस्टीट्यूट फॉर्म किया था, आईएसआई। आईएसआई का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। और इन्होंने कुछ, तो आईएसआई का फुल फॉर्म क्या है, इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। और इन्होंने कुछ जर्नल साइटेशन रिपोर्ट्स दी थी कि जर्नल में जर्नल साइटेशन से रिलेटेड, और उसी में इन्होंने कॉइन किया था एक टर्म इम्पैक्ट फैक्टर। ठीक है, जो कि जर्नल के इवैल्यूएशन से रिलेटेड है, और बाकी ये सब इससे रिलेटेड नहीं है। अभी हमारे जर्नल साइटेशन एमएलए से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए। एज पर एमएलए स्टाइल विच ऑप्शन सीम्स टू बी करेक्ट अबाउट द टाइटल ऑफ द रिसर्च पेपर। तो टाइटल ऑफ द रिसर्च पेपर से रिलेटेड क्या है, इट मस्ट बी पुट इन द सेंटर। यस, टाइटल जो है हमेशा सेंटर में पुट किया जाता है। इट मस्ट बी इटैलिसाइज्ड, नो इट शुड नॉट बी स्टाइलाइज्ड, इट मस्ट नॉट बी अंडरलाइन, एंड मस्ट बी टाइप इन ऑल कैपिटल लेटर्स। नहीं, जो टाइटल केस है वो सिर्फ कैपिटल लेटर में रहेगा, सब कुछ कैपिटल लेटर में नहीं रहेगा। तो इट मस्ट बी पुट इन दी सेंटर, और कोई भी बोल्ड, कोई भी कोटेशन मार्क इसमें यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज द स्टैंडर्डाइज्ड मेथड ऑफ कैपिटलाइजेशन व्हेन वन कॉपीज अ टाइटल इन दी वर्क्स साइटेड लिस्ट। जैसे अब इसमें दिया हुआ है कि हमें करेक्ट बताना है, तो पूरा कैपिटलाइजेशन तो करेंगे नहीं, वी नो दैट। इसमें भी बहुत ज़्यादा कैपिटलाइजेशन है। अब इसमें हमने पढ़ा था कि जो पहले पहले वर्ड हैं वो रहेंगे कैपिटल, तो इसमें दिए हुए हैं टाइटल के पहले पहले वर्ड, तो ये सही हो जाएगा। ये स्टैंडर्डाइज्ड मेथड है कैपिटलाइजेशन का। इस तरीके से लिखेंगे कि के एस डब्ल्यू जो है इसका कैपिटल रहेगा। नेक्स्ट है, विच टर्म इज
ascribe to the practice act of presenting another person's ideas, words or entire work as one's own। मतलब आपने दूसरे के आइडियाज़, वर्ड्स और उसके एंटायर वर्क को अपना खुद का बता दिया है। तो ये डायरेक्ट डेफिनेशन किसकी दी हुई है? प्लेजियरिज्म की दी हुई है कि आपने कुछ एथिकल वायलेशन कर दिया है। ठीक है। बाकी कॉपीराइट तो लीगल ओनरशिप से रिलेटेड है, इंटेलेक्चुअल इंस्पिरेशन भी ऐसा कुछ नहीं है, तो इसका आंसर है प्लेजियरिज्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 145। व्हाट डज द एब्रीविएशन पीडीएफ स्टैंड फॉर? तो पीडीएफ का फुल फॉर्म पूछा है इसमें। तो इसका वैसे तो फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, तो इसमें कहीं भी नहीं दिया हुआ है ऐसा, लेकिन इसके आगे जो और आगे के और पीछे के वर्ड सही हैं। तो पोर्टेबल फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इसका आंसर हो जाएगा। तो वैसे तो इसके ये क्वेश्चन ड्रॉप होना चाहिए, लेकिन इसका सही आंसर मैं आपको बता देती हूँ, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? तो ये तो आईसीटी से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन है सर। ये एक वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ इनकरेक्ट इन रिस्पेक्ट टू द टाइटल एंड सब टाइटल ऑफ अ रिसर्च पेपर रिपोर्ट? should not be too long or obscure, must reflect the concept, must focus on the key aspects as embodied in the text, must contains aspect not dealt with the text। लेकिन इसमें देखो क्या बोला है कि बिल्कुल उस चीज़ से डील नहीं करना चाहिए जो कि उस टेक्स्ट को डील करना चाहिए, जो बोला है टेक्स्ट में उससे डील नहीं करना चाहिए। और इसमें बोला है कि इनकरेक्ट कौन सा है, तो यही इनकरेक्ट है, क्योंकि ये तो सही है कि हाँ ज़्यादा लॉन्ग नहीं होना चाहिए, रिफ्लेक्ट करना चाहिए कॉन्सेप्ट को, और इसमें बोला है कि उस कॉन्सेप्ट से डील ही नहीं करना चाहिए, मस्ट फोकस ऑन की एस्पेक्ट्स पे ध्यान देना चाहिए। तो ये सब सही है। तो डी क्यों सही है? क्योंकि टाइटल और सब टाइटल जो है रिसर्च पेपर में बिल्कुल एक्यूरेटली प्रेजेंट करना चाहिए उस कंटेंट को, और इसमें बोला है कि डिस्कस ही नहीं करना चाहिए, तो ये थोड़ा सा मिसलीडिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन 148। In MLA style, while writing the title of the research paper, which of the following parts of speech falling within a title is not capitalized? तो इसमें से किसको कैपिटलाइज नहीं किया जाता? तो हमने अभी ही देखा था कि प्रीपोजिशन रहते हैं, जैसे उसमें था ऑफ, द, इन सब को कैपिटलाइज नहीं किया था हमने जो दिया था किस ऑफ द स्पाइडर वुमन, तो किस में से के को कैपिटल किया था, स्पाइडर वुमन में एस और डब्ल्यू को कैपिटल किया था, लेकिन प्रीपोजिशंस जो थे ऑफ द को हमने नहीं कैपिटलाइज किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रीपोजिशन। नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव को हम क्या करते हैं? कैपिटलाइज करते हैं। विच टर्म Which term do we ascribe to the data generated by planning and conducting a simple survey? तो ये है प्राइमरी डेटा, इसका आंसर हो जाएगा प्राइमरी डेटा, क्योंकि ये रिलेटेड है डेटा जनरेटेड बाय प्लानिंग कंडक्टिंग अ सिंपल सर्वे। क्योंकि सैम्पल सर्वे से हम क्या करते हैं, एकदम फर्स्ट हैंड डेटा कलेक्ट करते हैं। सैम्पल सर्वे हो गए या फिर इंटरव्यू हो गए या फिर क्वेश्चनर हो गए, क्वेश्चन आंसर करते हैं, तो ये सब प्राइमरी डेटा है। सैम्पल सर्वे से ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्राइमरी डेटा से रिलेटेड है। बाकी सेकेंडरी दूसरों के द्वारा कलेक्ट किया जाता है, और इंडिविजुअल और एफिशिएंसी ऐसा तो होता ही नहीं है, बस प्राइमरी और सेकेंडरी होता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट
टू वी कॉल ए बैटरी ऑफ स्टेटमेंट्स डिजाइन टू कैप्चर द रेलिवेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ कंज्यूमर्स पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, बिलीव्स एंड वैल्यूज़। तो इसका आंसर हो जाएगा साइकोग्राफिक इन्वेंटरी, क्योंकि साइकोग्राफिक जो स्टडी है वो पर्सनैलिटी को स्टडी करती है, लाइफस्टाइल को, एटीट्यूड, वैल्यूज़ को स्टडी करती है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ स्टडी नहीं होता है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी के जो PYQ हैं वो भी मैं आपको अपलोड कर दूँगी। थैंक यू।